तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये देख करके कि आज का जो वेबिनार है उसका टाइटल है 10 दिन के अंदर डायबिटीज की दवाएं कैसे छोड़ें। लेकिन असल में अगर जाके देखें तो ये केवल डायबिटीज के लिए वेबिनार नहीं है, बल्कि ऐसी कोई भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी जो कि हमारे खाने पीने, हमारी आहार दिनचर्या में असंतुलन की वजह से होती है, उस हर तरह की बीमारी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये वेबिनार बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। और मेक श्योर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। एक बार आप लोग चैट में भी रिप्लाई कर दीजिए। चैट बॉक्स बना होगा, सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, मैं मान लेता हूं कि सभी को मेरी आवाज आ रही है। यस, चलिए दीपक जी, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। तो आज का जो टाइटल है ना, वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे ना, तो आज के टाइम पे ये जो डायबिटीज है ना, ये एक पैंडेमिक बन गया है। पैंडेमिक क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि इंडिया में अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के मामले में इंडिया हमेशा सबसे ऊपर होता है, क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन इससे अगर हटके हम देखें ना, अगर हम अमेरिका में जाके देखें, तो आज की जनरेशन जो वहां पैदा हो रही है, और अगर आप 18-20 साल की उम्र में जाके देखेंगे, तो लगभग लगभग 60 से 70% पूरी आबादी ऐसी है जो प्री डायबिटिक है। अब आप खुद समझिए कि अगर कोई प्री डायबिटिक है उसका मतलब क्या हुआ। नाम से तो सीधा सीधा समझ में आता है कि डायबिटीज होने के ठीक पहले वाला जो स्टेप है उसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। तो डायबिटीज आज की दुनिया में एक पैंडेमिक बन गया है, मतलब एक तरह से महामारी बन गया है। जैसे किसी जमाने में प्लेग होता था। और उसके पीछे जो कारण है, हम इन सब चीजों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और हम ये देखेंगे कि वास्तव में डायबिटीज है क्या। क्योंकि डायबिटीज को लोग केवल इतना ही समझते हैं कि हमने खाना खाया, हमारा शुगर बढ़ गया, क्या यही है डायबिटीज? और वास्तविकता अगर देखा जाए तो ये वास्तव में डायबिटीज की केवल 10% सच्चाई है। और इसकी जो 90% सच्चाई है, अब इसमें कौन सी कंस्पिरेसी है, जिसको हम कहते हैं साजिश, कि आज भी दुनिया के 90% लोगों को यही नहीं पता कि वास्तव में डायबिटीज है क्या। बस उनको ये लगता है कि अगर मेरा शुगर बढ़ गया है, ये दवा खा लिया, या मैंने ये चूरन खा लिया, या मैंने ये, चलो, इलाज कर लिया, ये जुगाड़ बिठा लिया, मेरा शुगर नॉर्मल आ गया तो सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। और डायबिटीज की वजह से आज के टाइम पे जो दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशन है, इसमें सबसे पहली और सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है, वह है मोटापा। बढ़ा हुआ वजन और मोटापा। जिसका भी वजन बढ़ा हुआ है, चाहे उसका शुगर नॉर्मल हो, चाहे उसका शुगर एबनॉर्मल हो, वो कहीं ना कहीं डायबिटीज की जो कैटेगरी आती है ना, उसमें जो पूरी की पूरी गणित लगती है, जो पूरा साइंस है, वो उसके घेरे में आकर के पूरा घिरा हुआ है। तो अब टाइम न लेते हुए, और धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते रहेंगे, मैं सीधे अपनी पीपीटी से शुरू करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और आई होप आप सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा होगा। और एक एक करके मैं हर एक स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा। और स्टैटिस्टिक्स के साथ में हम आगे ये भी बात करेंगे कि कैसे हम 10 दिन के अंदर डायबिटीज की दवाओं को छोड़ सकते हैं। देखिए, जिनको डायबिटीज के अलावा दूसरी प्रॉब्लम है, वो लोग शांत होकर के थोड़ी देर तक बैठे रहें। उनको समझ आ जाएगा कि डायबिटीज हो चाहे कोई और बीमारी हो, उसके पीछे जो एक विलन है ना, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको डायबिटीज भी समझ में आ जाएगा, आपको मोटापा भी समझ में आ जाएगा, आपको फैटी लीवर भी समझ में आ जाएगा, आपको पीसीओडी भी समझ में आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, थायराइड, जितनी भी तरह की लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं ना, सारी बीमारियां आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी, बिना कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाए, बिना कोई बहुत ज्यादा गणित लगाए। तो आगे बढ़ते हैं आज के प्रेजेंटेशन में। सबसे पहली चीज जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन है, उसमें हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं कौन हूं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि जो बंदा बात कर रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस फील्ड में, तो मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं, वेलनेस कोच हूं, और मेरा जो एक्सपर्टीज है, जिस तरह के पेशेंट्स को मैं ट्रीट करता हूं, वो होते हैं हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट। इसके अलावा मैंने नॉन इन्वेसिव एंड प्रिवेंटिव कार्डियो वस्कुलर सोसाइटी को शुरू किया था 2021 में। और इसके अलावा मैंने न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ में एक डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावा मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल डायबिटीज एजुकेटर भी हूँ, और कोड ब्लू सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, जिसमें कि इमरजेंसी केसेस में हम, जैसे पेशेंट होते हैं जिनको कि कई बार कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को कैसे इमरजेंसी कंडीशन में बचाया जा सकता है, इसका मैंने एक सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा मेन कंटेंट है उसके बारे में मैं बढ़ता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूं कि मैं ये सब जो चीजें कर रहा हूँ, इन सब चीजों के पीछे मोटिवेशन क्या है। राइट। इन सब चीजों के पीछे जो मोटिवेशन है, वो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई
बाई बर्थ या बाई एजुकेशन इस फील्ड में नहीं आया था। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। और कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ करने के लिए कोई बहुत बड़ा रीजन चाहिए होता है। मेरी मदर खुद हार्ट की पेशेंट, और जिंदगी भर कहते हैं ना कि अस्पताल के चक्कर लगाते ही कहते हैं ना चप्पलें घिस गई। और एक टाइम ऐसा भी हुआ जब उनकी 3 3 बार सर्जरी हो चुकी थी, उनके हार्ट की पंपिंग केवल 24% रह गई थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो वहां पे जब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है ना, तो मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे, उन्होंने मुझसे कहा था, विवेक तुमने कुछ अल्टरनेटिव ट्राई नहीं किया? और ईमानदारी की बात यह है कि हम में से कितने ही लोग अल्टरनेटिव ट्राई करते हैं। हमको क्या होता है, जब कोई दिक्कत होती है तो हम सीधे डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर उस डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो भी काम नहीं करती तो हम तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। राइट, हम कब तक भागते रहते हैं? जब तक कि हमारी सेहत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी नेचुरोपैथ के पास जाएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए। राइट, और ये आज ट्रीटमेंट चालू करे और कल मेरे को 100% आराम हो जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब कोई चीज पूरी तरह से खराब हो जाती है तो क्या उसको उस तरह से ठीक किया जा सकता है? आगे के डिस्कशन में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ भी शुरुआत ऐसी ही हुई। मेरी मदर को जब सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो ढूंढते ढूंढते कोण ढूंढते बा एक इस उसका तरीके सुरू द्या नको ना गायला आपल्या से आप लोग म्यूट कर लीजिए। अगर किसी का म्यूट नहीं हो तो आप लोग म्यूट कर लीजिए, ताकि जो बाकी पार्टिसिपेंट है उनको आवाज आए। एनीवेज, तो मैं आपको अपनी बात बता रहा था कि इसके बाद जब अल्टरनेटिव रास्ते पे मैंने चलना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने फूड रूटीन, क्योंकि मैं बाय एजुकेशन एक इंजीनियर था, तो मेरे लिए जो सबसे आसान रास्ता था वो था गूगल। गूगल में जाओ, फाइंड आउट करो अल्टरनेटिव ऑप्शन, जो चीज मिले उसको इंप्लीमेंट कर दो। और मैंने एग्जैक्टली वही किया। और इसके बाद जब मैंने वो सब करना शुरू किया, तो रियली मतलब आज हो सकता है कि बताने में केवल 1 2 मिनट की कहानी लगे, लेकिन रियलिटी ये थी कि चीजें इतनी तेजी से बदलनी शुरू हुई। फिर जब मैं थोड़ा सा और अपनी जर्नी में आगे बढ़ा, तो मुझे पता चला बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हैं। और यही करते करते मेरी मदर की हेल्थ पूरी तरह से रिकवर कर गई। ना तो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, क्योंकि उनकी 2 किडनी थी, एक खत्म हो चुकी थी, दूसरी भी डैमेज हो गई थी, वो पूरी रिकवर कर गई। लीवर उनका 100% रिकवर कर गया। हार्ट का पंपिंग फंक्शन 24 से लेके 42% आ गया। राइट, इसके अलावा बाद में मुझे और भी कई तरह के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में पता चला, और उन ट्रीटमेंट्स को करने के बाद मेरे मदर का हार्ट पंपिंग फंक्शन भी नॉर्मल आ गया। हालांकि ये सब चीजें बताने में भले 1 मिनट के लगे, लेकिन ये सब करने में लगभग 2.5 साल लग गए। और उससे जो कॉन्फिडेंस आया ना, जो मोटिवेशन आया, तो ये चीज लगी कि यार ये सब चीजें अगर दुनिया को, लोगों को पता चले तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। और एक बहुत अच्छा वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप किसी की हेल्प करते हो, जब किसी की जान बचाते हो। और उसने मुझे मोटिवेट किया, और मैं इस फील्ड में अपनी जॉब छोड़ करके इस फील्ड में फुल टाइमर हो गया। और आज मैं लोगों को हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इसके बाद 2015 में जब हमने शुरू किया तो मुझे इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन करते 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 जब बाद में मुझे कुछ और चीजों के बारे में पता चला, जैसे आज जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो पता चला कि सारी बीमारियां जो है ना, जड़ में एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं। जैसे पेड़ में फल लगे होते हैं, लेकिन उसका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? जड़ से आता है। और अगर जब हम उस जड़ पे प्रहार करते हैं, तो उससे निकलने वाले जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां एक बार में खत्म हो जाती हैं। तो उसी चीज को स्टार्ट करने के बाद 2017-18 में हमने डायबिटीज रिवर्सल के भी प्रोग्राम शुरू किए, बैचेस शुरू किए। इसको हम 2021 में, जब ये कोविड आया था उसके बाद, हमने इसको बड़ा एग्रेसिवली किया। और इस तरह से हमने बहुत सारे डायबिटीज के, हार्ट के पेशेंट, मोटापे के बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया। हमारा अप्रोच केवल एक चीज होता था कि हम बीमारी के रूट लेवल पे अटैक करते। एनीवेज, आगे का जो डिस्कशन है उसमें मैं हर एक चीज को बहुत बारीकी से और बहुत ही रूट लेवल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि उस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को, उस साइंटिफिक नॉलेज को इतनी सरल भाषा में करके मैं किस तरह से प्रेजेंट करूं। और मैंने हर चीज के लिए पूरा एक ग्राफिकल इंटरफेस बना के रखा है, ताकि आपको हर चीज आज समझ में आ जाए कि आखिर एक्चुअल में हमारे शरीर में हो क्या रहा है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दूं कि पूरी दुनिया में डायबिटीज की स्टैटिस्टिक्स कहती क्या है। देखिए, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज के लगभग 463 मिलियन पेशेंट्स हैं। मतलब अगर हम करोड़ में बात करें तो लगभग 46.3 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं। और अगर मैं केवल इंडिया की बात करूं तो लगभग ऑलमोस्ट क्लोज टू 7, ये जो डेटा है ये 2022 का डेटा है, 7.7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स थे इंडिया में। ये बात है 2022 की। और 2022 का ही डेटा है कि पूरे इंडिया में जो प्री डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है। अब प्री डायबिटीज और डायबिटीज में अंतर समझ लीजिए क्या होता है। प्री डायबिटिक वो पेशेंट है
जिसमें से लगभग मान के चलिए 84% पेशेंट तो ऐसे होंगे जिनको मोटापा होगा। आज मोटापा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। उनका फैट हो सकता है, लीवर भी फैटी लीवर ना हो, नॉर्मल हो, बीपी भी नहीं होगा, डायबिटीज तो नहीं होगा, शुगर उनका 100/140 आएगा, लेकिन वो प्री डायबिटीज की कैटेगरी में। अब कौन से पेशेंट प्री डायबिटीज की कैटेगरी में आते हैं, ये भी आपको बाद में ये बात समझ आएगी। अगर एक पेशेंट डायबिटिक हो जाता है तो क्या होता है ना, शुरू के कुछ सालों तक, मतलब 8-10 साल तक तो केवल यही चलता है कि हम एक गोली खाते हैं, गोली खा के हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और हमको लगता है सब कुछ ठीक है। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो 20 साल पूरे होने के बाद एक डायबिटिक पेशेंट अपने ऊपर, ये जो आज मैं बात कर रहा हूं, ये 2022 का डेटा है, अगर एवरेज निकाला जाए तो पर ईयर लगभग 42,000 रुपीज अपने ऊपर खर्च करता है। अब आप सोचेंगे मेरी 42,000 की तो दवाई नहीं आती, क्योंकि शुरू के 10 साल तक कोई खर्चा नहीं होता, हो सकता है आपका 500-1000 रुपए का ही खर्चा हो, लेकिन खर्चा कहाँ से होता है? उसके बाद जब किसी को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है, एम्पुटेशन होता है, न्यूरोपैथी होती है, जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तब जा करके वो खर्चे हमको दिखाई देते हैं कि हमारी हेल्थ, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए एक बार, मैं म्यूट कर देता हूँ। एनीवेज, तो तब जा करके जब वो खर्चे निकलते हैं ना, उसका ये एवरेज निकल के आता है कि जाने अनजाने में हम एक ऐसी चीज को बढ़ने दे रहे हैं अपने शरीर में, जो आने वाले टाइम पे हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अगर मैं ओबेसिटी की बात करूं, तो पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो 650 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कि मोटापा है। अब 650 मिलियन का मतलब आप निकाल सकते हैं 60। आप ओबेसिटी की बात समझिए, ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी और ओवरवेट में बहुत अंतर होता है। अगर किसी का बीएमआई 25 के ऊपर है तो उसको हम ओवरवेट कहते हैं, लेकिन अगर उसका बीएमआई 30 के ऊपर चला जाता है तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। मतलब जो बहुत मोटा आदमी होता है उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। और 650 मिलियन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की लगभग 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको एक्सट्रीम मोटापा है। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरवेट, जैसे आप नीचे वाले पॉइंट पे देख सकते हैं, पूरी दुनिया में लगभग 1.9 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कि मोटापा है। 1.9 बिलियन का मतलब ये होता है कि लगभग लगभग क्लोज टू 2 करोड़, सॉरी, क्लोज टू ऑलमोस्ट 200 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि मोटापा है। अब ये नंबर ना सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ मान ली जाए, तो उसमें से लगभग लगभग 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मोटापा है। अब उसमें हम ऐसी पॉपुलेशन को छोड़ देते हैं जो लगभग 0 से लेकर के 20 ईयर्स की, क्योंकि उनमें तो मोटापा होगा नहीं, या उनमें मोटापा होगा तो उनके परसेंटेज बहुत कम आएंगे। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि दुनिया की लगभग 30 से 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो या तो ओबेसिटी की कैटेगरी में है या तो ओवरवेट की कैटेगरी में है। और इन्हीं सारे लोगों के बीच में वो लोग भी हैं जिनको कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी पकड़ने लगती है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो कोई और बीमारी हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में लगभग 135 मिलियन, लगभग 13.5 करोड़ लोग, और अगर मैं केवल इंडिया की बात करूं तो 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि मोटापा है। और अगेन, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब यंग पॉपुलेशन का मतलब ये है कि 0 से लेकर 18 साल की उम्र के लोगों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट लगभग 30-40% जो पॉपुलेशन है वो इसी कैटेगरी में आती है। तो आप सोचिए 150 करोड़ में से हम उनको, उनमें से जो परसेंटेज होगा जिनको कि मोटापा होगा या ओवरवेट होगा, उनकी संख्या बहुत कम होगी। तो कितनी तेजी से ये चीजें बढ़ रही हैं। इसीलिए आज के टाइम पे चाहे ओबेसिटी हो, चाहे डायबिटीज हो, इसको हम एक पैंडेमिक की तरह देखते हैं कि एक महामारी है, और पूरी दुनिया में ये क्या नुकसान कर सकती है हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और भी स्टैटिस्टिक्स की बात कर देता हूं। पूरी दुनिया में लगभग 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कि मोटापा है, लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कि मोटापा है। थायराइड के पेशेंट्स की संख्या अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में 160 करोड़ जिनको, हाँ जी, 1 मिनट म्यूट कर दीजिए आप लोग, जस्ट अ सेकेंड, मैं म्यूट कर देता हूँ। यस, आगे बढ़ते हैं। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, just a second। तो ये मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता रहा था कि पूरी दुनिया में केवल और केवल ये जो डायबिटीज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये सब उसके पीछे की कहानी है। अभी हम तो डायबिटीज पे पहुंचे ही नहीं। अगर मैं ब्लॉकेज वाले पेशेंट की बात करूं, तो पूरे इंडिया में लगभग 10 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि ब्लॉकेज हो रखा है। इसके अलावा 25 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि हार्ट फेलियर हो चुका है। अब हार्ट फेलियर क्या होता है? लगभग 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हार्ट फेलियर होता क्या। उनको ये लगता है कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट फेल होना नहीं होता। हार्ट फेलियर के बारे में मैं एक चीज बता दूं, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का फेल होना नहीं होता। इसका मतलब केवल ये होता है कि हमारे बॉडी की जितनी नीड है उतना ब्लड हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता।
लेकिन इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, उनकी 50% लोगों की जिंदा रहने की संभावना केवल 5 ईयर्स होती है। मतलब अगर किसी की पंपिंग 45% से लेकर 30% के बीच में आ गई है, तो 10 में से केवल 5 लोग ही ऐसे होंगे जो अगले 5 साल तक जिंदा रहेंगे। तो जो हार्ट के पेशेंट अपनी हार्ट की सर्जरी करा लेते हैं, दवाएं खाते रहते हैं, और उनको अगर कोई बताता भी है कि आपको हार्ट फेलियर है, आपके हार्ट की पंपिंग है, कम हो गई है, उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही डराने वाला नंबर है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, 2 में से 1 आदमी को अगर जाना है, ये एक एवरेज डेटा की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए ये वेबिनार सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हार्ट की पंपिंग को अगर हमने नहीं बढ़ाया, तो फ्यूचर में क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके लिए आप एक बार गूगल पे जाके R&D करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं डायबिटिक पेशेंट की जिंदगी में पूरी की पूरी इसकी जर्नी कैसी होती है, इसको बताने के लिए ना मैंने एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। आप लोग देखिए और आप लोग अपने आप से कोरिलेट कीजिए कि क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हेल्दी आदमी होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना उसको डायबिटीज होता, ना हार्ट डिजीज होती है, एकदम फिट है, फाइन है। और जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं पॉइंट, वो है वेटिंग फॉर डेथ। मतलब कि एक अच्छा खासा आदमी जिसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मौत के दरवाजे पे कैसे पहुंचता है। तो ये पूरी जर्नी है, ये जर्नी कैसी होती है, इस रोड मैप को मैंने इस एनिमेशन में, इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो क्या होता है, लाइफस्टाइल खराब होता है। कभी हम बाहर भी खा लिए, कभी हम शराब भी पी लिए, हम सिगरेट भी पी लिए, देर रात तक जागते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमको लगता है सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, राइट। आप लोग म्यूट कर लीजिए, किसी का अगर अनम्यूट हो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। एनीवेज, एनीवेज, आप लोग किसी को म्यूट कर लीजिए। एनीवेज, तो आप देखिए, अब क्या होता है, सारी चीजें ऐसी ही चलती रहती हैं। और ये कब तक चलता रहता है? जब तक इंसान की उम्र 25-30 साल तक नहीं हो जाती, जब तक या तो वो अच्छा खासा मोटापे का पेशेंट नहीं हो जाता, या कि जब तक उसको हार्ट अटैक नहीं हो जाता, डायबिटिक नहीं हो जाता, तब तक उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक कुछ हो नहीं जाता, हम कोई चेंज नहीं करते। ऐसे ही रात को पार्टियां चलती हैं, देर रात तो लोग जागते हैं, बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, उनको लगता है रात में ही पढ़ना अच्छा होता है, और ये सब चीजें चलती रहती हैं। और जब कभी हम बीमार होते हैं, तो क्या होता है, हमको लगता है अच्छा बीमार हो गए हैं, शुगर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया, चलो डॉक्टर के पास। मतलब डॉक्टर ने एक दवाई दे दी और हमारा शुगर नॉर्मल हो गया, हमारा बीपी नॉर्मल हो गया, तो लगता है सब कुछ ठीक है। और जिनको मोटापा हो जाता है, उनको लगता है अच्छा मेरा मोटापे की बीमारी अलग है, डायबिटीज की बीमारी अलग है। उनको अगर फैटी लीवर हो गया, तो लगता है फैटी लीवर अलग चीज है, डायबिटीज अलग चीज है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि हम केवल और केवल एक डॉक्टर की सलाह मान करके जिंदगी भर गोली ही खाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो बता सके कि किसी ने और कोई रास्ता ट्राई किया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कोई और भी रास्ता ट्राई करने की सोचते हैं। एनीवेज, अब देखिए आगे क्या होता है। बीमारी की जो वजह क्या होती है, हमारा फूड, इसके अलावा जो हमारी दिन भर की रूटीन है, हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस का इम्बैलेंस हो रखा हुआ है, फूड की वजह से जो हमारे खाने में जो हम पैकेट में बंद चीजें, डब्बे में बंद चीजें खा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा ये फूड क्या करता है, हमारी सारी की सारी एंडोथेलियम लेयर, जो हमारी इनर लेयर्स है, उसको डैमेज कर रहा है। इससे हमारे सेल्स के रिसेप्टर खराब हो रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारी रूटीन खराब है, उससे क्या होता है, हमारा पूरे बॉडी का जो रिपेयरिंग सिस्टम है ना, पूरा डिस्टर्ब हो रखा है। इससे हमारे बॉडी में सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हमारी पूरी बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम खराब होने लगता है। और अगेन इसमें भी हमारे रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। और कुछ ऐसा ही कारण स्ट्रेस की वजह से होता है, और ऐसा ही कुछ कारण होता है हम जब लो फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन होता है, तो हमारा वॉक करना, हमारा कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना एकदम दूभर सा हो गया है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में चर्बी जमा होने लगती है, हमारी बॉडी मोटापा पकड़ने लगती है, और हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, बहुत सालों तक ये सब चीजें वैसे ही चलती रहती हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम बिल्कुल आंख मूंद के उन चीजों पर भरोसा करते रहते हैं। जब हमारा शरीर हमें कुछ शुरुआती लक्षण देने लगता है, जैसे आप लोग जितने लोगों ने ये वेबिनार ज्वाइन किया है, आप लोग बता सकते हैं कि थोड़ा सा भी काम करके आपको थकान महसूस होने लगती है, आपको क्या बार बार यूरिनेशन होने लगता है, कई बार अचानक से बिना किसी कारण से बहुत कम समय में या तो आपका वजन कम हो गया, या तो आपका वजन बढ़ गया, या तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगने लगी, या तो आपको नींद बहुत ज्यादा आती है। इस तरह से हमारा शरीर हमें कुछ बहुत ही अर्ली लेवल पे सिम्टम्स देता है, राइट। लेकिन क्या होता है, इसको हम इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक ये सिम्टम्स बने रहते हैं,
तो इंसान क्या करता है, एक डॉक्टर की एडवाइस लेगा, उसमें सारे टेस्ट होते हैं, और टेस्ट होने के बाद जब पता चलता है कि हम डायबिटिक हो गए हैं, तो क्या होता है, हमारी एक गोली चालू हो जाती है। और गोली चालू होने के बाद क्या होता है, जो सारी तकलीफें थी सब गायब, और क्या लगता है, सब पहले जैसा हो गया, हम तो एकदम नॉर्मल हो गए, अब तो कोई तकलीफ रह ही नहीं गई। एग्जैक्टली यही लोग सोचते हैं। अब क्या होता है कि कई सालों तक ये सब चलता रहता है, लेकिन इस बीच में होता क्या है, जो हम आदत पकड़ लेते हैं कि हमने एक गोली खाई और हमने अपने सारे सिम्टम्स को गायब कर दिया। अब क्या हुआ, अब इसकी वजह से कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बन रही है, हमारी नसें ब्लॉक हो रही हैं, इसके अलावा हमारी जो किडनी है, किडनी फेल हो रही है, इसके अलावा हमारा लीवर, फैटी लीवर हो रहा है, हमारे बॉडी में ट्यूमर्स की ग्रोथ हो रही है। ये सब चीजें 10 15 20 साल के बाद पता लगता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को किडनी फेलियर हो गया, किसी को एम्प्यूटेशन हो गया, किसी को कैंसर हो गया। पूरी दुनिया में 60% एम्प्यूटेशन, मतलब ऑर्गन्स को काट दिया जाता है। अगर हम एक्सीडेंटल केसेस को हटा दें, तो वो केवल डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज आज पूरी दुनिया में लोगों को अंधा करने वाला सबसे बड़ा कारण है, अपार्ट फ्रॉम एनी रीजन। सबसे ज्यादा लोग अगर आज दुनिया में अंधे हो रहे हैं, तो वो केवल और केवल डायबिटीज की वजह से अंधे हो रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब जब कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, जब हमें कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। आप लोग म्यूट करके रखिए। एनीवेज, तो अब देखिए क्या होता है, जब जिंदगी में कोई बड़ा मिस हैपनिंग हो जाता है ना, तब हम चीजों को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हम सीरियसली लेना शुरू करते हैं, लेकिन ये सब जो दिन की मैं बात कर रहा हूं ना, ये दिन आने में कम से कम 15 से 20 से 25 साल, कुछ लोगों को 30 साल भी लग जाते हैं। अगर ये शुरुआत आपकी 30 साल में हो रही है, तो आप मान के चलिए 50 55 साल में आपको ये कुछ ना कुछ देखना ही देखना है। 100% देखना, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। जो लोग मेरे पास आते हैं, जो अपनी पुरानी हिस्ट्री लेकर के आते हैं, उनके बॉडी में ऐसा कुछ हो ही ना, किडनी फेलियर का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, आंखों की रोशनी भी जा रही है, शरीर में घाव भी हो गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज भी हो रखे हैं, 2 बार स्टंट भी लग चुका है, और इन सब चीजों की जो रूट लेवल पे जो चीजें होती है ना, वो सब कॉमन होती हैं। तब जाकर के इंसान परेशान होता है। और इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। फिर वहां पर भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें कोई गोली दे दी जाए, कोई जुगाड़ कर दिया जाए, राइट। तब तक हम कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं ढूंढते, तब तक जब तक कि हमारी बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं शुरू रहता। हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, पैंक्रेटिक फेलियर, जितने भी फेलियर हैं आप सारे जोड़ दीजिए, कैंसर जोड़ दीजिए। तब हम सोचते हैं कि कोई अल्टरनेटिव, कोई नेचुरोपैथी सेंटर में गए, और हम 4 दिन में सोचते हैं कि हमको पूरी तरह से ठीक कर दो। ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहें कि आपको कल को ये प्रॉब्लम ना हो, तो आपको आज से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि गलती कहाँ होती है। गलती होती है कि ये डे टू डे बेसिस पे जो हम हर चीज को इग्नोर करते रहते हैं, हमें छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं, उसको हम इग्नोर करते रहते हैं। अब देखिए, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये कंस्पिरेसी क्यों है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, पैंडमिक, ये महामारी बन गया। लेकिन डायबिटीज एक कंस्पिरेसी इसलिए है कि डॉक्टर मानते हैं कि अगर एक बार डायबिटीज हो गया, तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, डायबिटीज को ठीक नहीं किया जा सकता। अब अगर किसी ने डायबिटीज के पेशेंट को ठीक कर दिया, उसकी दवाई बंद हो गई, और इसके बाद वो कुछ भी खाता पीता है, तो उसका अगर शुगर लेवल नहीं बढ़ता, अगर आपने क्लेम कर दिया, तो आपको जेल हो जाएगी। आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी साजिश है, कंस्पिरेसी है। अगर आप कोई यूट्यूब पे एक वीडियो भी बना दो कि डायबिटीज रिवर्स हो गया ना, तो आपका वो वीडियो, आपका फेसबुक का प्रोफाइल, आपका वो पेज, आपकी वो पोस्ट डिलीट कर दी जाती है, और कुछ टाइम में आपका चैनल और आपका पेज भी डिलीट कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरा खुद फेसबुक का पेज, जिसको कि मैंने शायद 2008 या 9 में बनाया था, वो डिलीट कर दिया गया, इसीलिए क्योंकि मैं कुछ पेशेंट्स की केस स्टडीज डालता था। उसके बाद मैंने फिर दूसरा प्रोफाइल क्रिएट किया है अभी लास्ट टू लास्ट ईयर। तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सब चीजें मैं बता रहा हूं, मैं उन सब चीजों से खुद गुजर चुका हूं, राइट। तो क्लेमिंग फॉर डायबिटीज रिवर्सल इज क्राइम टिल 2019। अभी भी जो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, वो इसके अगेंस्ट में है कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, राइट। अब एडीए कहता है, एडीए मतलब अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी है, जो उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है जो कंपनियां डायबिटीज की दवाएं बनाती हैं। वो कहती है टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब आप खुद सोचिए, कॉज ऑफ डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल, एंड अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड मैनी अदर मेडिकल एसोसिएशन इन द वर्ल्ड आर कंसिस्टेंटली अपोजिंग। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप जाकर के किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि आपने मेडिकल की पढ़ाई में 5 साल में, ये बताओ, लाइफस्टाइल, फूड और रूटीन के बारे में कितनी पढ़ाई की है, तो बोलेगा मैंने 1 मिनट की भी पढ़ाई नहीं की, कोई कोर्स था ही नहीं।
क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2004 में एक आर्टिकल प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश ब्रिटिश की संसद में कि हमको डॉक्टरों को ये सब चीजें पढ़ाई जानी चाहिए जिसकी वजह से बीमारी होती है। अब पूरी दुनिया के मेडिकल एसोसिएशन और सारे डॉक्टर्स उसके अपोज में आ गए कि अगर हम ये सब चीजें पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये हमारे वैल्यू कल्चर और हमारे एथिक्स के अगेंस्ट में चला जाएगा। और इस प्रोग्राम, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद एक प्रोग्राम को ऐड किया गया और अगले आने वाले 3 से 4 साल के अंदर उस प्रोग्राम को भी हटा दिया गया। तो आप खुद सोचिए कि जिस चीज के लिए हम उम्मीद करते हैं, हम एक डॉक्टर की बात मान लेते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको फैट खाना है, आपको तेल खाना है, आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। हम उस आदमी से सलाह ले रहे होते हैं जिसने उसके बारे में न कोई पढ़ाई की, न कभी कोई प्रैक्टिस की, न उसको कोई एक्सपीरियंस होता। उससे बेहतर तो ये है कि हम उस आदमी के पास जाएं जिसने उसकी पढ़ाई की है, जिसका उसको एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है, तो हमें उसके बारे में बेहतर सलाह दे सकता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कई तरह की मेडिकल डायबिटीज को लेकर के नई नई गाइडलाइंस भी आई हैं पास्ट में, लेकिन किसी ने किसी भी मेडिकल एसोसिएशन में, जैसे 2018 में एक गाइडलाइंस आई थी, उसको एसीपी, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन कोलैबोरेशन ऑफ फिजिशियंस, दुनिया के ऐसे इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स जो अपनी अलग से प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने ये प्रोटोकॉल बताया कि जो हम इंटेंसिव मेडिकेशन शुरू करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। इंटेंसिव मेडिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप डायबिटिक हो गए और आपका अगर HbA1c 6.5 के ऊपर चला गया, वैसे तो डायबिटिक होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका HbA1c 5.7 के ऊपर चला गया तो आप डायबिटिक हो गए, लेकिन अगर 6.5 के ऊपर चला गया तो वहां पे इंटेंसिव मेडिकेशन शुरू कर दिया जाता है, कई तरह की दवाएं दी जाती हैं जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये जो एसीपी गाइडलाइंस 2018 में आई थी, उसमें ये एडवाइस किया गया था कि अगर आपका शुगर का लेवल 7.5 या उसके नीचे है तो आपका इंटेंसिव मेडिकेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, आज भी इसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि अगर लोग इसको फॉलो करने लगेंगे तो आप खुद सोचिए, दुनिया में से 50% डायबिटीज की दवाएं जो हैं, सॉरी, इंडिया में से 50% डायबिटीज की दवाएं जो बिकती हैं वो बंद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने अभी आपसे बताया कि ये सारे के सारे फैक्ट देख करके तो समझ में आता है ना कि डायबिटीज को रोकना, क्या डायबिटीज के रिवर्सल को क्लेम करना कोई ना कोई तो कंस्पिरेसी लगती है। अब देखिए दवाएं क्या काम करती हैं। दवाएं हमारे सिम्टम्स को हटा देती हैं। जब सिम्टम्स चले जाते हैं तो हमको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आ गया। अब देखिए डायबिटीज भी कितने तरह का होता है, जब हम ये आगे चर्चा करेंगे ना तो इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें होती है कि भैया हमने दवा खा ली, हमारा शुगर नॉर्मल हो गया। अच्छा, कभी अगर एक आम आदमी की तरह सोचिए कि किसी को डायबिटीज हो गया, उसका शुगर का लेवल बढ़ा है, हमने दवा खा ली, तो शुगर गई कहाँ? मतलब बड़ी अजीब सी चीज है ना कि आपके घर में झाड़ू लगी, अगर कचरा घर से बाहर नहीं फेंका गया तो कचरा गया कहाँ? कहीं ना कहीं घर में ही पड़ा है, चाहे किसी बेड के नीचे पड़ा हुआ हो, चाहे किसी सोफे के नीचे पड़ा हुआ हो, कहीं ना कहीं वो कचरा तो घर पे ही है। यही चीज हमारे डायबिटीज की दवाओं पे भी लागू होती है। जब तक हम दवा नहीं खा रहे थे तो हमारा बॉडी क्या कर रहा था, हमको बार बार यूरिनेशन हो रहा था, क्योंकि जब वो हमारी शुगर ज्यादा हो गई तो हमारी बॉडी क्या कर रही थी, उसको यूरिन में मिला करके उसको बाहर निकाल रही थी। लेकिन अगर हमने शुगर की दवा खा ली तो हमारे ब्लड में तो शुगर नॉर्मल आ गई, लेकिन वो शुगर गई तो गई कहाँ? क्योंकि यूरिनेशन तो आपको हुआ नहीं, प्यास भी नहीं लगी, तो अब आप सोचिए कि वो शुगर गई तो गई कहाँ। यही सबसे सिंपल सा लॉजिक है कि वो शुगर हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाके डंप कर दी जाती है और धीरे धीरे जाकर के उन ऑर्गन्स को खराब करना शुरू करती है। तो इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, राइट। अब देखिए डायबिटीज दो तरह का होता है, वैसे तो कई तरह के डायबिटीज होते हैं पर यहाँ पे मुख्य रूप से दो तरह की बात करेंगे। देखिए टाइप 1 टाइप 2, बड़ा ब्रीफ में इसको समझाता हूं। देखिए टाइप 1 टाइप 2 में क्या होता है, दोनों में शुगर बढ़ता है, शुगर दोनों में बढ़ता है। लेकिन टाइप 1 में क्या है, इंसुलिन का लेवल, जो इंसुलिन एक हार्मोन है, उसका लेवल जितनी जरूरत है उससे बहुत कम होता है। और टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन का लेवल जितना चाहिए होता है उससे बहुत ज्यादा। बस यही फर्क है, एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग। और पूरी दुनिया में लगभग 95% लोग ऐसे हैं, सॉरी, पूरी दुनिया में लगभग 95% लोग ऐसे हैं, एक सेकेंड, पूरी दुनिया में लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं। मतलब जिन लोगों को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उनके शरीर में इंसुलिन का लेवल जरूरत से कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। कई गुना का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना भी उनकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा फ्लो हो रहा है। अब अगर हमारी बॉडी में शुगर डबल हो जाए, किसी का शुगर अगर जो 140 होता है अगर 280 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, अरे बाप रे, हालत खराब हो गई। लेकिन अगर इंसुलिन डबल हो जाए तो क्या होगा, इसकी हमने कभी कैलकुलेशन तो नहीं किया, क्योंकि जब शुगर ज्यादा होता है उसके सिम्टम्स पहले आते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन ज्यादा हो जाता है उसके सिम्टम्स हमको साफ साफ नहीं दिखाई देते।
और उसी कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ना मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। इसका नाम है खोई हुई चाबी। आप अंदाजा लगाइए कि आप अपने ऑफिस से घर आए, शाम को घर आए, आपने घर की चाबियां जाके कहीं अलमारी पे टंगा दी और आप सोफे पे बैठ गए। तभी आपको याद आया कि यार घर पे एक बहुत जरूरी काम था और वो काम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसके लिए तुरंत आपको बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा क्या हुआ, अब आपको बाहर जाना है तो आपको गाड़ी चाहिए। अब चाबी, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए चाबी चाहिए। अब चाबी ढूंढने के लिए गए कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी। चाबी ढूंढना शुरू किया, आपको चाबी ही नहीं मिल रही है। यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, ढूंढते ढूंढते आधे घंटे हो गए। अरे चाबी रखी तो रखी कहाँ, चाबी मिल ही नहीं रही है। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, घर में अंधेरा हो गया। तो बोले यार अब अंधेरे में चाबी कहाँ ढूंढे, लाइट भी चली गई। तो बोले यार अब यहाँ तो अंधेरा है, यहाँ तो चाबी मिलने से रही, एक काम करते हैं, बाहर सड़क पे स्ट्रीट लाइट जल्दी, चलो वहां चल के चाबी ढूंढते हैं। आप चले गए वहां चाबी ढूंढने के लिए। अब आपने चाबी ढूंढनी चालू करी, आपने वहां पे आधे घंटे चाबी ढूंढी, नहीं मिली चाबी। फिर क्या हुआ, आपका फ्रेंड आ गया। बोला कि यार क्या कर रहे हो, बोला यार वो चाबी मिल गई है गाड़ी की, ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रही है। बोला एक काम करता हूँ मैं भी ढूंढवाता हूँ। अब आपका फ्रेंड भी चाबी ढूंढवाने लगा, वो भी आपके साथ एक घंटे तक चाबी ढूंढवाता है। अब आप ये बताओ कितनी देर में चाबी मिल जाएगी। चाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि चाबी गुमी कहाँ है, चाबी आपके घर पे गुमी हुई। और चाबी को आप जहां गुमी हुई है वहां छोड़ करके अगर आप किसी दूसरी जगह ढूंढेंगे तो आपको कभी वो चाबी नहीं मिलेगी, कभी वो चाबी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली यही चीज लागू होती है डायबिटीज के साथ। अगर आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटीज के अगर रूट लेवल को ठीक करने के बजाय अगर आप उसकी चाबी यहां वहां ढूंढते रहेंगे तो आपको कभी चाबी नहीं मिलने वाली है डायबिटीज। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक छोटा सा डायग्राम है, ये आपके समझने के लिए है। ये एक सेल का डायग्राम बना हुआ है। इस सेल के ऊपर क्या है, बहुत सारे रिसेप्टर हैं। हमारे शरीर में लगभग 40 ट्रिलियन सेल्स होती हैं और हर एक सेल के ऊपर लगभग 5,000 से लेकर 10,000 रिसेप्टर होते हैं। अब क्या होता है, ये रिसेप्टर हर एक तरह के न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के रिसेप्टर बनेंगे। इंसुलिन के लिए अलग रिसेप्टर है, ग्लूकोज के लिए अलग रिसेप्टर है, और जितने भी अलग अलग मिनरल्स होते हैं, जितने भी अलग अलग केमिकल्स हमारी सेल के अंदर जाते हैं सेल मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके लिए अलग अलग रिसेप्टर बने होते हैं, जिसको हम सरल भाषा में दरवाजे कहते हैं। जब क्या होता है, ये दरवाजे खराब हो जाते हैं, इन दरवाजों के बीच में कई बार फैट जमा हो जाता है, चिंगम की तरह फैट जमा हो जाता है, जो छिपा पदार्थ है वो जमा हो जाता है। तो जो चीजें हमारी सेल के अंदर जानी चाहिए वो जा नहीं पाती, और जो चीजें सेल के अंदर से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए हम जब ये गंदगी बाहर नहीं निकल पाती तो उसी को हम कहते हैं सेलुलर डिसफंक्शन, और इसी की वजह से जो चीज हमारे शरीर में खड़ी होती है उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है तो क्या होता है, जब इंसुलिन शरीर हमारी सेल्स के अंदर जा नहीं पाती तो क्या होता है, हमारा पैंक्रियास और इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन बनाता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है। और इसी इंसुलिन के बढ़ने की कारण को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आगे इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें हमारे शरीर में कितनी शुगर होती है, हमारे शरीर में कुल मिलाकर की जितनी भी है, कितनी शुगर कुल मिलाकर के इकट्ठा होती है, तो देखिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जो हम कहते हैं ना कि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारी रीडिंग कैसे आती है, 100/140, 100/140। तो इसको हम कहते हैं 100 मिलीग्राम पर डेसी लीटर। कहने का मतलब है कि हर 100 मिलीलीटर के पीछे कितनी शुगर है हमारे ब्लड खून में, 100 मिलीलीटर। राइट, तो इतनी चीनी हमारे शरीर में है। मतलब अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जहां पे 100 मिलीग्राम थी, अब हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर खून में कितनी चीनी हो गई, केवल 1 ग्राम। और अगर हमारे शरीर में मान लें कि टोटल कितना खून होता है, अगर 5 लीटर खून है तो हमारे शरीर में टोटल कितनी चीनी हो गई, 5 ग्राम। और 5 ग्राम चीनी को हम कहते हैं 1 चम्मच। तो आप सोचो हमारे खून में कितनी चीनी होती है, केवल 1 चम्मच। और खाना खाने के बाद जो हमारा पीपी होता है उसमें हमारी कितनी चीनी होती है, अगर हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.4 इंटू 5 इजकल टू 7, केवल 7 ग्राम। मतलब 1 से 1.5 चम्मच चीनी ही हमारे खून में अलाउड है। इससे ज्यादा अगर हमारे खून में चीनी हो जाएगी तो हमको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगी, हमको अलग अलग तरह की दिक्कतें देना शुरू कर देगी। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है हमारे शरीर में शुगर के लेवल को समझने के लिए। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं नहीं मुझे मीठा नहीं खाना, डायबिटीज हो गया मैं मीठा नहीं खा पाऊँ।
लेकिन जा करके 4 रोटी दबा के खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो शुगर है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, चाहे आप चीनी लेके मुंह में डाल के खा लो, चाहे आप रोटी में खाओ, मतलब एक ऐसा शुगर है जो बिल्कुल मीठा है, दूसरा ऐसा शुगर है जो मीठा नहीं है। अब रोटी में कितनी चीनी पाई जाती है? एक रोटी का अगर आप औसतन वजन मान लीजिए कि 25 ग्राम है, तो उसका आप लगभग 80% मान के चलिए उसमें क्या है, केवल शुगर। मतलब ऑलमोस्ट 20 ग्राम, मतलब अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो एक रोटी में लगभग 4 चम्मच चीनी पहले से ही मौजूद है। तो अब आप खुद सोचिए कि हम डे टू डे बेसिस पे कितना खा रहे हैं। सुबह सुबह का हमने नाश्ता किया, नाश्ते में हमने क्या खाया? मान लीजिए हमने पोहा खा लिया। अब पोहा जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली पोहा, लेट से मान लीजिए आपने कितना पोहा लिया, 50 ग्राम्स पोहा लिया। 50 ग्राम्स पोहे को आपने प्लेट में, मान लीजिए आपके 100 ग्राम, या हो सकता है 100 ग्राम से भी ज्यादा हो, तो 50% पानी निकाल दीजिए, बचा 50%। अब उस 50% का 80 to 90% तो केवल चीनी है, मतलब 7 से 8 चम्मच तो केवल चीनी है। अब आपको क्या लग रहा है कि यार मैंने तो केवल पोहा खा लिया, मैंने तो केवल 2 रोटी खाई है, लेकिन आपके खून में कितनी चीनी चाहिए? 1 चम्मच, राइट? और आपने खा कितना लिया? 8 चम्मच, 10 चम्मच, 12 चम्मच। आप एक आइसक्रीम खाने चले गए, राइट? आइसक्रीम का वेट कितना है? मान लेते हैं 80 ग्राम, 100 ग्राम, 60 ग्राम, जितना भी आप जोड़ना है जोड़ लीजिए। उसका 100% चीनी है, और खून में कितना अलाउड है? 1 चम्मच। हमने मक्का खा लिया, चावल खा लिया, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्योर कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब सोचिए हम किस चीज से परेशान है? शुगर से। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसके कारण बन रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन के कारण ही बन रहा है। और इंसुलिन को कौन बढ़ाने का काम कर रहा है? इंसुलिन को बढ़ाने का काम कर रहा है कार्बोहाइड्रेट। जितना कार्बोहाइड्रेट खून में जाएगा उतना ज्यादा इंसुलिन कौन बनाएगा? हमारा पेंक्रियास, राइट? पैंक्रियाज की बीटा सेल उतना ज्यादा इंसुलिन बनाएंगी, और जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में जाएगी, और धीरे धीरे आपके शरीर में यही बढ़ा हुआ इंसुलिन आपको सारी बीमारियां धीरे धीरे करके देता जाएगा। सबसे पहले मोटापा, मोटापे की भी पहले फैटी लीवर, फैटी लीवर के बाद मोटापा, फिर आपका पेट निकल आएगा, इसके बाद पीसीओडी, थायराइड, ये सारी की सारी बीमारियों की देन कौन है? बढ़ा हुआ इंसुलिन या इंसुलिन रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं अपना एक दूसरा प्रेजेंटेशन लूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरे ग्राफिकल तरीके से समझाऊंगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, और आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से समझ में आएगी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन खोल लूं। अब जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूं, ये पूरी की पूरी कहानी की असली, एक प्रॉपर जो आपको चीज समझनी है ना, वो यहां से आपको समझनी है। तो आपको समझ में आया हमने क्या बात करी अभी तक? जो हमने बात करी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात की। और इंसुलिन रेजिस्टेंस किसके कारण आता है? शरीर में बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारे शरीर में एक इंसुलिन के रेजिस्टेंस का कारण बन जाता है। और ये क्या होता है? एक क्लोज्ड फीडबैक बन जाता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन और इंसुलिन को बढ़ाएगा, और इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बनाएगा, तो ये साइकिल बन जाती है। अब देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको कि हम पूरी की पूरी कहानी का असली विलन कहते हैं, राइट? इसकी जो फाउंडेशन है, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसको हम डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं, उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो जड़ है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो जो प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है उसको एक बार हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। अगर वास्तव में जाके देखा जाए तो चाहे बीमारी हार्ट की हो, चाहे कैंसर हो, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, माइग्रेन हो, एल्जाइमर हो, स्ट्रोक हो, डिमेंशिया हो, बॉडी में फैट जमा हो गया हो, डायबिटीज हो या ओबेसिटी हो, हर चीज के पीछे जो प्राइमरी चीज होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और डायबिटीज को, कितने लोग ऐसे होंगे इस ग्रुप में जिनको कि ये नहीं पता होगा कि डायबिटीज जिसको हम बोल रहे हैं उसी का दूसरा नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस।
और जिस दिन हमको डायबिटीज का पता लगता है उसके पहले हमको ये बहुत सारी बीमारियां पहले ही पकड़ चुकी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एनिमेशन बनाया है जो कि आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, एक सेल है। अब ये सेल में क्या है, बहुत सारे रिसेप्टर हैं। जैसे हर एक सेल के ऊपर लगभग क्या होता है, ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन रिसेप्टर्स होते हैं। अब क्या होता है, इसमें इंसुलिन का रिसेप्टर अलग होगा, ग्लूकोज का रिसेप्टर अलग होगा। अब जब हमने खाना खाना चालू किया, ये एक लड़की है जो खाना खा रही है। जैसे इसने खाना खाना शुरू किया तो खाना खाने की वजह से क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम शुगर कहते हैं, वो जैसे ही हमारी छोटी आंत में जाएगी, तो छोटी आंत में जाने के बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा छोटी आंत में ये शुगर जाएगा तो पेंक्रियास को एक सिग्नल मिलेगा। पेंक्रियास को क्या सिग्नल मिलेगा, क्योंकि खून में शुगर आ गई, पेंक्रियास को सिग्नल मिलेगा कि हमारे ब्लड में शुगर आ गई है। और वो क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करना शुरू करेगा जिसका नाम है इंसुलिन। और जब ये हार्मोन हमारे खून में इकट्ठा हो जाएगा तो धीरे धीरे ये जो इंसुलिन है ये जाकर के हमारे इंसुलिन रिसेप्टर पे जाकर के लगना शुरू होगा। जैसे ही ये एक इंसुलिन जाकर के एक रिसेप्टर पे लगा, हमारी सेल के अंदर एक एक्शन हुआ। ऐसे समझिए, बटन दबाई, लाइट जल गई। तो क्या हुआ, जैसे ये एक्शन हुआ तो हमारा ये जो ग्लूकोज का रिसेप्टर है, ये जो दूसरा रिसेप्टर आप देख रहे हैं, क्या हुआ, जो ग्लूकोज हमारे खून में था, ये खून से निकल करके इस रिसेप्टर के लगने की वजह से, इंसुलिन रिसेप्टर लगने की वजह से एक एक करके क्या हुआ, ये खून से निकल करके सेल के अंदर आ गया। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो एक्शन था ये ट्रिगर ही नहीं हुआ, ट्रिगर ना होने का मतलब क्या हुआ, कि अगर इंसुलिन तो लगी, लेकिन इंसुलिन के लगने के बाद क्या हुआ कि ये जो रिसेप्टर था दूसरा, ये खुला ही नहीं दरवाजा। मतलब आपने बटन दबाई लेकिन लाइट नहीं चली। तो अब क्या होगा, खाना तो चूंकि हम खा रहे हैं लगातार, तो क्या होगा, हमारे खून में जो इंसुलिन, जो ग्लूकोज बढ़ रहा था, वो ग्लूकोज अभी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और ये शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता ही जाएगा। और जैसे जैसे हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा तो ये मैसेज किसको मिलेगा, हमारे पेंक्रियास के बीटा सेल्स को मैसेज मिलेगा। और पेंक्रियास की बीटा सेल्स क्या करेंगी, और ज्यादा इंसुलिन बनाना चालू करेंगी, और ज्यादा इंसुलिन बनाना चालू करेंगी। और देखते ही देखते हमारे क्या हो गया, ब्लड में इंसुलिन भी बहुत सारा हो गया, शुगर भी बहुत सारा हो गया। तो जहां रिसेप्टर पे पहले एक इंसुलिन लग रहा था, वहां क्या होगा अब वहां पे एक की बजाय दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, बहुत सारे इंसुलिन के वहां पे मॉलिक्यूल्स जाके लग जाएंगे। मतलब आपने बटन दबाया, लाइट नहीं जली, तो आपने और ताकत लगाई, और ताकत लगाई, और ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई जब तक कि लाइट न जल जाए। वैसे ही इतनी सारी इंसुलिन वहां पे चिपक गई कि जो एक्शन रुक गया था वो एक्शन फिर से रिस्टोर हो गया। और क्या हो गया, जो शुगर आपके ब्लड में थी वो क्या हो गई, निकल के धीरे 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 जाकर के सेल में स्टोर हो गई। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सूटकेस है, आपने कपड़ा डाल दिया, कपड़ा भर गया, अब उसमें कपड़े रखने की जगह नहीं रहेगी, लेकिन आपके पास फिर भी अभी 4 शर्ट बचे हुए हैं रखने के लिए। तो आपने क्या कहते हैं, 4 शर्ट रखने के लिए क्या किया, ऊपर से रख करके खूब दबाव लगाया, इतना प्रेशर लगाया कि सूटकेस किसी तरह से बंद हो जाए। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये दोनों चीजें होती हैं, रिसेप्टर भी खराब हो जाते हैं, और दूसरा कारण ये होता है कि हमारी सेल्स के अंदर पहले से ही इतना ज्यादा स्टोर हो जाता है कि वहां स्टोर करने की जगह ही नहीं रह जाती। और जब हम जबरदस्ती इंसुलिन लगा करके, मतलब सूटकेस के दरवाजे को जबरदस्ती प्रेशर लगा करके जब हम अंदर कपड़ा रखते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, हमारा सूटकेस डैमेज हो सकता है। जैसा कि हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारी सेल्स डैमेज होने लगती हैं, उसके रिसेप्टर्स भी डैमेज होने लगते हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं, मतलब कि इंसुलिन का लेवल तो बढ़ गया, हमारे रिसेप्टर भी डैमेज होने लगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा कि इस पूरी कहानी में ले दे करके हमारा शुगर तो सेल में पहुंच गया, चाहे किसी भी कारण से पहुंचा, पहुंच गया। लेकिन जो इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ था वो तो अभी भी ब्लड में है। उसको तो हमने तो उसको कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि हमारा फोकस था शुगर को सेल्स में पहुंचाना। अब इंसुलिन का क्या करेंगे, वो तो ब्लड में फ्लो हो रहा है, वो क्या करेगा, वो अब जाकर के असली विलन है। अब वो सारी कहानी गढ़ेगा, आपके बॉडी का सेट वेट चेंज करेगा, आपके बॉडी को होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेगा, आपके बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनेगा, ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनेगा, पूरे बॉडी के सारे रिसेप्टर्स को जाकर के वो डैमेज करेगा। क्योंकि जिस रिसेप्टर पे आपने इतना दबाव लगाया है, वो रिसेप्टर डैमेज नहीं होगा क्या आगे। जैसे एक बटन को जितना प्रेशर लगाओगे तो आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद बटन ही टूट जाती है। ध्यान दिया है आपने? ओके, मैं मुझे लगा शायद कुछ एरर तो नहीं आ गई। एनीवेज,
तो इसी तरह से हमारे बॉडी में शुगर स्टोर होती है। अब देखिए क्या होता है, अब इंसुलिन के हमारे बॉडी में दो फेजेस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के दो फेज होते हैं। कुछ हमारे रिसेप्टर होते हैं, जो सेल्स होती हैं इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती, और इस केस में क्या होता है, शुगर लेवल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन शुगर लेवल तो पहले नॉर्मल रहता है, फिर भले हम उसको सेल्स में स्टोर कर देते हैं। तो दो फेज क्या होते हैं, एक फेज तो ये होता है हमारा शुगर बढ़ा है, दूसरा फेज ये है कि हमारा इंसुलिन भी बढ़ा हुआ, और हम टारगेट किसको करते हैं सेल में पहुंचाने के लिए, केवल शुगर। इंसुलिन का हम कोई इंतजाम नहीं करते। अब ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ देखिएगा, यहां से आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरी बीमारी कहां से निकल के आ रही है, राइट। अब देखिए समय के साथ में इसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। समय के साथ में क्या होता है, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये है आपका ग्लूकोज, और जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है वो है आपका इंसुलिन। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे दो मार्किंग पॉइंट बना दिए। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम 8 या 10 साल के होते हैं, हम खूब सारा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, डब्बे में चिप्स खा रहे हैं, पैकेट खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, चीनी दबा दबा के खा रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कितनी सारी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। दिन भर में एक आम भारतीय लगभग 50 से 60 चम्मच चीनी कंज्यूम कर जाता है, जबकि जरूरत कितनी है, 1 चम्मच। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना, अब ये बाकी जो चीनी जा रही है वो करेगी क्या, राइट। तो अब देखिए होता क्या है कि उम्र के शुरुआती स्टेज में हमारा शुगर का लेवल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल तो बढ़ने लगा ना, ऑरेंज वाला, लेकिन शुगर नॉर्मल है। और हम डायबिटीज किसको बोलते हैं, शुगर के बढ़ने को बोलते हैं, हम इंसुलिन के बढ़ने को तो डायबिटीज बोलते नहीं, राइट। अगर इंसुलिन के बढ़ने को हम डायबिटीज बोलते तो क्या होता, हम 12-13 साल की एज में ही बच्चे को डिक्लेयर कर देते कि ये तो डायबिटिक हो गया, राइट, या उसका हम उस बीमारी को कोई नया नाम दे देते। और उसी बीमारी का नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसी बीमारी का नाम है प्री डायबिटीज, जिसको प्री डायबिटीज कहते हैं। ये वही स्टेट होती है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे चर्चा की थी। तो अब देखिए, एक उम्र तक तो हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, लेकिन पैंक्रियाज की भी एक क्षमता है, उसके आगे वो इंसुलिन बना नहीं सकता। और जब वो इंसुलिन नहीं बना सकता और उसके बाद हमारी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, और हम शुगर चीनी दे दनादन खाए जा रहे हैं, तो क्या होता है, अब जाकर के हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो, एक एज के बाद, चाहे वो 30 हो, 35 हो, 40 हो, 42 हो, वो एज कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि जहां पे लिखा हुआ है शुगर इज नॉर्मल, इंसुलिन इज एलिवेटेड, यहीं पे होता है मोटापा, यहीं पे होता है लोगों को फैटी लीवर, यहीं पे लोगों को होता है थायराइड, यहीं पे लोगों को हो जाता है हार्ट अटैक, राइट। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि उनको यहीं पे कैंसर भी हो जाता है, अभी तक पता नहीं लगा, उनको लग रहा है मैं तो सब ठीक ही था, कैसे कैंसर हो गया। यहीं पे लोगों को होता है हार्ट अटैक, और हम इंतजार करते हैं, देखिए मैं डायबिटिक तो हूं नहीं, राइट, क्योंकि हमने कभी इंसुलिन का टेस्ट तो किया नहीं। अब अगर मैं इंसुलिन की बात करूं, आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं, हमारा जो इंसुलिन का लेवल होना चाहिए हमारे बॉडी में फास्टिंग, वो होना चाहिए 2.5 से लेके 5 मैक्सिमम। अगर आपके बॉडी में कोई भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन पैथोलॉजी की रिपोर्ट में 20 भी नॉर्मल लिखा है, आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि पैथोलॉजी की रिपोर्ट भी इस तरीके से बनाई जाती है ताकि वो ट्रैप में फंसा सके लोगों को। क्यों, क्योंकि अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, कोई गोली नहीं है कि उसको खिला करके इंसुलिन का लेवल नॉर्मल कर दो, देयर इज नो मेडिसिन। अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो लोग अपना शुगर नहीं, लोग अपना इंसुलिन चेक करने लगेंगे। 150 रुपए का टेस्ट होता है, इंसुलिन फास्टिंग चेक करो, पीपी मत चेक करना, क्योंकि पीपी में क्या होता है, जो आप खाओगे उसके हिसाब से आपका इंसुलिन का लेवल चेंज होगा। लेकिन फास्टिंग में उठने के 45 मिनट्स के अंदर अगर आपका सैंपल कलेक्ट हो गया है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका इंसुलिन लेवल आपको पता लग जाएगा। इससे अच्छा एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड वैसे एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रपोजनली बनाती है। सी पेप्टाइड का यूज ज्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका लाइफ साइकिल ज्यादा होता है, पर अगर आप, लेकिन वो टेस्ट भी महंगा होता है। आप सस्ता कराना चाहो, बट मेक श्योर कि उठने के 45 मिनट के अंदर जाके अपना सैंपल दे दो, तो आपको अच्छी रिपोर्ट मिलती है। लेकिन इसका लेवल 2.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, इट मीन्स आपके बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन चुका है, तो आपका पेट भी निकलेगा, आपकी बॉडी में जितनी बाकी बीमारियां, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे मोटापा हो, चाहे थायराइड हो, चाहे किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो, थकान लग रही हो, कमजोरी लग रही हो, यहीं से वो चीज निकल के आ रही है। और लोग इसको ठीक करने की बजाय डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कोई गोली दे दो कि मेरी कमजोरी दूर हो जाए, मुझे आलस आती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ठीक कर दो।
कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन केवल ये है कि बॉडी को रूट लेवल से जाके आप रिवर्स करो। तो पहला लेवल जो है उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जो दूसरा वाला आप पॉइंट देख रहे हैं उसको हम कहते हैं वहां पे इंसुलिन तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि इंसुलिन तो पहले भी बढ़ा था, वहां पे शुगर भी बढ़ा हुआ है, और उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो अब देखिए पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कहाँ पे होता है, वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होता है, इंसुलिन का कोई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी कोई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी केवल आपकी आहार, आपकी दिनचर्या और आपकी आदतों से ही हो सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा और एनिमेशन बनाया है कि मान के चलिए ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपके बॉडी की सेल्स हैं जब आप पैदा हुए थे। अब क्या होता है, आपको अभी डायबिटीज नहीं हुआ है, अभी आपको कुछ नहीं है, बस आपको थकान लगती है, कमजोरी लगती है, घबराहट होती है, एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया बॉडी में, राइट। हो सकता है आपको मोटापा हो गया हो, आपको पीसीओडी हो गया हो, थायराइड हो गया हो, ये सब चीजें हो सकता है शुगर आपका नॉर्मल हो। लेकिन तब तक होते होते आपके शरीर की सारी जो सेल्स देख रहे हैं ना, सेल के जो बाहर का ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये सेल्स की मेम्ब्रेन है, जिसपे सारे के सारे रिसेप्टर हैं। इसमें एक फैट जमा हो गया, एक फैटी मटेरियल जमा हो गया, रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, मतलब सारी की सारी मेम्ब्रेन्स रिसेप्टर हमारे बॉडी के डैमेज हो चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सेल में रिसेप्टर है, होता क्या है कि सारे रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन एवरी सिंगल सेल। अब ये इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं और ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, रिसेप्टर्स को डैमेज कर देता है। अब जब टाइप 2 डायबिटीज होता है तो ये जो आपको राइट साइड में कम येलो दिख रहा है, अब आपको ये ज्यादा येलो दिखने लगा, मतलब अच्छा खासा आपके रिसेप्टर डैमेज हो चुके हैं, मतलब कि रिसेप्टर भी डैमेज हो चुके हैं, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है और शुगर भी बढ़ा हुआ है। तब भी आपकी शुगर, तब जाकर के हम वहां से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, और जिनको डायबिटीज नहीं है, मोटापा है, वो भी पीछे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे वहां पे उनको पहुंचना बाकी है। कुछ लोगों के शरीर में, कुछ लोगों को मोटापा रहता है, 60 साल 70 साल की एज में भी डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि उनका पेंक्रियाज बड़ा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा इंसुलिन बना सकता है, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, इसके बाद भी उनका शुगर का लेवल शूट नहीं कर पाता। लेकिन उनको बाकी बीमारियों का उतना ही खतरा होता है, उतना ही ज्यादा खतरा होता है, जितना कि एक शुगर होने के बाद किसी दूसरे आदमी को होता है। क्योंकि जब इंसुलिन बढ़ेगा, शुगर बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है, क्यों, क्योंकि सबके पैंक्रियाज की कैपेसिटी अलग अलग है। किसी का पैंक्रियाज हो सकता है 15 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक बना ले, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो किसी की हो सकती है 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक बना ले, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। क्योंकि जितना ज्यादा इंसुलिन बनता जाएगा तो वो शुगर को तो आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन बढ़ा हुआ इंसुलिन आपको बाकी बीमारियां तो देके चला जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए इसमें कुछ मैंने फैक्ट्स लिखे हैं। पूरे बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, हर सेल पे लगभग 5 से 10 हजार रिसेप्टर होते हैं। अब जब सेल्स डैमेज होने लगती हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में और ज्यादा इंसुलिन की रिलीज करने का कारण बनता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस मेडिकल कंडीशन के कारण हमारा शुगर भी बढ़ने लगता है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और ये पूरी की पूरी कहानी, ओवरऑल इस कंडीशन को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम चय अपचय, अगर सरल भाषा में कहें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चय अपचय, मतलब सेल के अंदर जो चीज जानी चाहिए वो आसानी से जा नहीं पा रही है, और जो अंदर की गंदगी बाहर आनी चाहिए वो बाहर से आ नहीं पा रही है, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आप सोचिए पूरे बॉडी की 40 ट्रिलियन सेल्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, सारी की सारी सेल्स खराब तरीके से काम करने लगी, इसी को हम कहते हैं, तब जाकर के हम कहते हैं कि वो बंदा डायबिटिक। तो डायबिटिक होने के पहले बहुत सारी, अब सोचिए आप डायबिटिक हो गए, अब क्या होता होगा, जब लोगों को डायबिटीज हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या होता है, एक बार सारी जांचें होती हैं और एक गोली चालू हो जाती है जिंदगी के लिए, बस शुगर नॉर्मल, बोलते हैं बस अब तो सब पहले जैसा। उनको लगता है अच्छा मोटापा है, मोटापे का कारण कुछ और होगा, कोई अलग कारण नहीं होता, एक ही कारण होता है, चाहे मोटापा हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे स्ट्रोक हुआ हो, रूट लेवल पे इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एवरी सिंगल प्रॉब्लम दैट आई डिस्कस। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं होता, देखिए मैंने लिखा है ना, बिकॉज वी फेल टू लुक एट इट, क्योंकि हम इंसुलिन को मेजर ही नहीं करें, हमारा काम तो शुगर को देखना है, हमको शुगर को ठिकाने लगाना है, शुगर को सही पहुंचा देना है, बाकी हमको लगता है सब ठीक है, राइट। कभी 99% लोग ऐसे हैं जो कि जब डायबिटीज होता है इंसुलिन का चेक भी नहीं होता, हाउ मच आज की डेट में इंसुलिन का लोग चेकअप कराते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है वो जाके आपका इंसुलिन का टेस्ट कराएं, और आपको डाइट ऐसी देंगे कि आपका इंसुलिन का लेवल नीचे जाए, जब आपका इंसुलिन का लेवल नीचे रहेगा तो धीरे धीरे बॉडी अपने आप ही वेट लूज।
और कोई साइंस नहीं होता इसका। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था इसको स्किप करते हैं और हम अपनी अगली पुरानी वाली स्लाइड पे पहुंचते हैं, ताकि मैं आपको आगे बता सकूं कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को समझ आ रहा है, चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पहुंचते हैं फिर से अपनी पहली स्लाइड पे। यस, ये हमने स्टार्ट किया। आई थिंक मैं पुरानी स्लाइड पे आ गया, गलत स्लाइड में। यस, इसकी न्यूआंस। यस, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए, हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे थे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो आपको मोटा मोटी चीजें काफी कुछ समझ में आ गई होंगी कि होता क्या है कि बढ़ा हुआ इंसुलिन ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो सेल्स होती है ना, जब इस इंसुलिन के कारण डैमेज होने लगती हैं, तो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी बना लेती है। और ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हमारे मेटाबॉलिज्म को और खराब करती है। तो कुल मिलाकर के सेल्स अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, और इस बचाने के चक्कर में क्या होता है, जो चीजें हमारे सेल्स के अंदर जानी चाहिए वो और अच्छे से नहीं जा पाती। और फर्दर इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल और बढ़ने लगता है। ये सारी की सारी चीजें जो है, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी, ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही अगर नटशेल में बात करें, जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, किसी को बीपी है, किसी को शुगर बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। आज की डेट में ये बड़ा कॉमन चीज है, लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है। लोग बोलते हैं, सर मेरे को तो डायबिटीज है नहीं, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, मैं क्या करूं। कुछ लोगों का एचडीएल ही नहीं बढ़ता, कितना भी हेल्दी फैट खा ले उनका एचडीएल ही नहीं बढ़ता। उसके पीछे कारण क्या है, लोगों का पेट निकल आता है। लोग बोलते हैं, यार देखो मेरा डाइट तो अच्छा है पर मेरा पेट निकल आ रहा है, राइट। तो कारण क्या होता है, वो बढ़ा हुआ इंसुलिन ये सब कुछ देखते जा रहा है। हार्ट की बीमारी, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, स्ट्रोक हो, चाहे वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो। इसके अलावा जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन चीज है, उसको हम कहते हैं NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। आप ये मान के चलिए 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में आज के टाइम पे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। अब देखिए, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को लोग ऐसे ही लेके छोड़ देते हैं, चल ठीक है होगा सो होगा। इसका मतलब बता दो क्या। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज मतलब, जो लोग शराब पीते हैं उनका लीवर फैटी हो गया, कोई बात नहीं, वो तो शराब छोड़ देंगे तो नॉर्मल आ जाए। लेकिन जो लोग शराब नहीं पीते, जब उनका लीवर फैटी हो जाता है। अभी 2023 में एक सर्वे हुआ था, यहाँ नोएडा की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें ये देखा गया कि 3 में से 2 लोगों का लीवर फैटी लीवर। राइट, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि फैटी लीवर क्या चीज है। आपका अगर लीवर फैटी हो गया तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा ही रहेगा। आप भूल जाओ कि आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आएगा, आप दवा खा करके उसको कम करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका लीवर तो वहीं पे है ना, गड़बड़ी कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। आपके खून में से ट्राइग्लिसराइड चला गया, वो ट्राइग्लिसराइड गया तो गया कहाँ, क्योंकि आपका लीवर तो फैटी है, लीवर तो फैट ज्यादा बना ही रहा है। लोग यूडी लिप दवा ले लेते हैं, बोलते हैं मेरा फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा, जिस दिन दवा छोड़ते हैं देखते हैं फिर से आपका क्या कहते हैं, यूडी लिप करती क्या है, आपके खून में से ट्राइग्लिसराइड को हटा देती है। आपका जो SGPT का लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है, और हमको क्या लगता है, एक भ्रम आ जाता है कि हमारा जो लीवर है वो नॉर्मल आ गया। जिस दिन आपको फैटी लीवर हो जाता है, जहां आपकी ब्लॉकेज 2% 1% पर ईयर के हिसाब से बढ़नी चाहिए, अगर मैं वर्स्ट केस में बात करूं, ये हो सकता है 0.5%, या हो सकता है आपकी ब्लॉक, अगर आपको फैटी लीवर है, आपकी ब्लॉकेज कम से कम 5 से 6%, या हो सकता है 10% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। 5 साल 7 साल रुक जाओ, ब्लॉकेज 80% की गिफ्ट में लेके चले जाओ। कुछ नहीं करना है, वो ब्लॉकेज हर जगह बनेगी, हार्ट में बनेगी, ब्रेन में बनेगी, हर जगह बनेगी। जिनको लगता है फैटी लीवर है, चलो चलता है टाइप का फैटी लीवर, क्यों, आज जाके अपनी एंजियोग्राफी करा लो, अगर आपको 3 4 साल से फैटी लीवर है, आपके 70 80% की ब्लॉकेज यूं ही निकल आएगी। मतलब अभी फैटी लीवर जिसको हम हंसी मजाक में लेके चल रहे थे, फैटी लीवर में क्या होता है, फैटी लीवर ग्रेड 1 में आपका लीवर का साइज 25% बढ़ जाता है, और लीवर में लगभग 10% एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है। आपका लीवर जरूरत से ज्यादा फैट बनाने लगता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो कारण होता है, फैट खाने से नहीं फैटी लीवर होता, कार्बोहाइड्रेट खाने से फैटी लीवर होता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फैट कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है, नेचर ने बहुत कम बनाया है। हमारे बॉडी में लगभग 500 ग्राम मतलब 100 चम्मच चीनी के बराबर जो कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारा शरीर की मसल स्टोर कर सकती है, कि एवरेज आदमी की बात करें।
अगर आप दुबले पतले हैं जैसे मेरे जैसे हैं तो हो सकता है आपका शरीर 70-80 चम्मच या हो सकता है लगभग 400 ग्राम के आसपास ही शुगर को स्टोर करेगा। और आपका जो लीवर है वो लगभग 100 से लेकर के 150 चम्मच इतनी चीनी को ही स्टोर करता है, राइट। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई दुबला पतला आदमी है तो उसका शरीर थोड़ा कम, थोड़ा अगर एवरेज आदमी है तो लगभग इतनी ही चीनी स्टोर होती है। और हम खाते कितना है, 2 दिन में हम इतना खा जाते हैं, तो जाके स्टोर कहाँ होता है। तो हमारा लीवर अपने आप उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर फैट में कन्वर्ट कर देता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, और इसको आप कहते हैं लिपोजेनेसिस। तो लोग खा रहे हैं रोटी, और रोटी में घी नहीं लगा, रोटी में क्या कहते हैं ऑयल नहीं लगाते, बटर नहीं लगाते, उनको लगता है नहीं नहीं ये बटर मेरे बॉडी में जाके ब्लॉकेज जमा देगा। अरे भाई साहब, ये रोटी जाके आपके बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो रहा है और जाके स्टोर हो रहा है। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो जाके गूगल कर लो, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर है बोलते हैं फैट नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि फैट क्या होता है, एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, बॉडी को किसकी जरूरत होती है, नहीं जरूरत होती है। लोग को यही लगता है कि फैट खाऊंगा ना, फैट का कोई काम नहीं है बॉडी में, बस जाके जमा हो जाएगा। अरे हमारे बॉडी में नेचर ने सबसे ज्यादा जो स्टोरेज दिया है वो फैट का ही दिया है, कुछ सोच के दिया होगा, राइट। लेकिन वो जो स्टोरेज है वो तो जाके इकट्ठा बाद में होगा। हम कार्बोहाइड्रेट खा खा करके अपना कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फुल कर देते हैं, और जब जगह नहीं बचती तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसी कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके हमारे ऑर्गन्स के बीच में डिपॉजिट करने लगती है, हमारी आर्टरीज में जाके डिपॉजिट करने लगती है। हमको ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वहीं से निकल के आता है, कोई अलग से कारण नहीं होता इसका। इसके अलावा पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक पीसीओडी, ये दोनों एक ही कारण होते हैं। और ओबेसिटी, एल्जाइमर, कैंसर, कैंसर भी इसी का सबसे बड़ा कारण होता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारे बॉडी में होमियोस्टेटिक डिस्फंक्शन का कारण बन जाता है, जिससे हमारे बॉडी में कुछ जगह तो ऐसा होगा कि जरूरत से ज्यादा आर्टरीज बनने लगेंगी, ब्लड सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। कुछ जगह ऐसा होगा जरूरत से कम हमारी ब्लड सप्लाई हो जाएगी। यही इंसुलिन इसका, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसी चीज के लिए जिम्मेदार है। और जब आपके बॉडी में किसी एक जगह पे ब्लड सप्लाई जरूरत से कम हो जाएगी तो आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक होगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक होगा। और किसी जगह पे अगर आपकी ब्लड सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो गई तो वहां पे ट्यूमर बन जाएगा, गांठ बन जाएगी, सिस्ट बन सकता है, वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, और वहीं जाकर के फ्यूचर में कैंसर बन जाएगा, राइट। तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है आज के टाइम पे वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। 100 लोगों को अगर कैंसर होता है तो 100 में से 100 लोगों की एक पीछे अगर कोई चीज रिस्पॉन्सिबल होती है तो वो लंबे समय तक बढ़ा हुआ इंसुलिन। आप देखो सबसे ज्यादा कैंसर, किडनी फेलियर किसको होता है, डायबिटिक लोगों को होता है। पहले डायबिटिक है, 20 साल के बाद पता चला कैंसर है, 15 साल के बाद पता चला कैंसर है, राइट। कुछ लोगों का किडनी फेल हो गया, राइट। तो आप देखो जिस दिन पेशेंट की डेथ किडनी फेलियर से होते हैं, किडनी फेल हो गई थी इसलिए अरे उसके 20 साल पहले से बंदा कैंसर का पेशेंट, सॉरी डायबिटीज का पेशेंट, राइट। अच्छा मान लो किसी को डायबिटीज हुआ नहीं, उसकी किडनी फेल हो गई, अच्छा वो किडनी फेल हो गई इसलिए उसके साथ ट्रेजेडी। अरे भाई उसके पीछे हम चेक कर दे तो पता चला बॉडी में भरा पड़ा था इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमने कभी उसको मेजर ही नहीं किया, किसी डॉक्टर ने बात ही नहीं की। और कल को उसको किडनी फेल हो गई, उसको हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो हमने उसको नाम दे दिया। जो प्राइमरी कॉज है जिसको हम कहते हैं, मतलब जो जो कहते हैं अल्टीमेट कॉज, वो कुछ और था। पर क्या था, न किसी डॉक्टर ने बोला, न बात की, न कोई चर्चा हुई, वो ऐसा का वैसा ही पड़ा रहा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 95% पेशेंट हैं टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। अब देखिए डायबिटीज जो मैनेजमेंट एंड रिवर्सल है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दूं कि डायबिटीज को मैनेज करना और रिवर्स करने की स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए अगर आप डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आप चीजों को केवल 50% देखें। आपको देखना चाहिए, कायदे से ये जो हेडिंग है ना इसका टाइटल होना चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेजमेंट एंड रिवर्सल, ये होना चाहिए कायदे से। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दुनिया जो है ना उसको ये नहीं लगता, जो आज के डेट में ऑडियंस है ना, जो जनता है उसको लगता नहीं डायबिटीज का ट्रीटमेंट बताओ, मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए। दे डोंट बॉदर्ड अबाउट, आप अपने सारे टेस्ट करा के देखो, आप गूगल में थोड़ा पढ़ लो, और बहुत डिटेल में पढ़ना है तो डॉक्टर जेसन फंक की एक बुक है द कोड ऑफ ओबेसिटी, उनकी 3 बुक्स हैं, द कोड ऑफ ओबेसिटी, द कोड ऑफ कैंसर, तीसरी बुक है द कोड ऑफ डायबिटीज। तीनों का जो कारण है ना आप सुनोगे आपका दिमाग हिल जाए, राइट। कारण तीनों का एक ही है, हालांकि वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक जापानीज डॉक्टर है, डॉक्टर जेसन फंग। और पूरी दुनिया की जितनी भी किताबें हैं ना उसमें सबसे यूजफुल बुक मुझे यही बुक लगी। जब आप उसके पिछले 200 सालों में जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल हुए, जितनी भी रिसर्चेज हुई, उन सब चीजों को उन्होंने पूरा डिटेल में करके बताया। तो कल को इस चीज का इंतजार करना कि अच्छा मेरे को ये वाली बीमारी होगी, ये बीमारी होगी, बीमारी एक ही होती है, और दैट इज कमिंग डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब देखिए
मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, रिवर्सल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए मैनेजमेंट का मतलब तो ये हो गया कि भाई मेरी शुगर नॉर्मल आ जाए। मे बी आप डायबिटिक हैं, मे बी हो सकता है अगर आप डायबिटिक हैं तो मैनेजमेंट का मतलब ये होगा कि मेरी शुगर नॉर्मल आ जाए। रिवर्स का मतलब ये होता है रिवर्स कर लें, जैसे गाड़ी को रिवर्स करते हैं पीछे, हम पीछे चले जाएं। तो रिवर्सल होता है जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करते हैं, राइट। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, अगर मान लीजिए हम, मैनेजमेंट का तो मतलब हो गया कि हमने कंट्रोल कर लिया शुगर, राइट, लेकिन रिवर्सल का कंट्रोल तो आप दवाओं से भी कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपने अपना खाना ही ऐसा कर लिया कि आपने अपनी दवाई छोड़ दी, दवाई छोड़ दी, दवाई छोड़ने के बाद क्या हो गया, आपके खाने में से कार्बोहाइड्रेट इतना कम हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट जा भी रहा है, क्योंकि नेचर ने कार्बोहाइड्रेट अकेले ऐसे नहीं बनाया। आप देखो नेचर ने कैसे बनाया कुछ, आप अनाज ले लो, अनाज में नेचर ने क्या बनाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी दिया है, उसमें प्रोटीन भी दिया है, उसमें फैट भी दिया है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, चना 60% कार्बोहाइड्रेट है, 16% प्रोटीन है, 6% फैट है। क्या पैक करके दिया है भगवान ने, और कायदे से हमारे शरीर की जरूरत भी वैसी है। अब यहाँ पे अलग अलग डॉक्टर आ जाएंगे, बोलेंगे अच्छा तुम्हें डायबिटीज है कार्बोहाइड्रेट मत खाना। तो क्या हम कार्बोहाइड्रेट हटा देंगे पूरा उसका, 60% हटा देंगे? जैसे आज के टाइम पे वे प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन क्या होता है, हमने फैट हटा दिया। नेचर ने जहाँ पे प्रोटीन दिया है, फैट और प्रोटीन का एक बैलेंस दिया हुआ है। वे प्रोटीन के बारे में हर तरह की स्ट्रैटेजी है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं खराब है। अभी मैं उसके बारे में डिस्कशन करने नहीं जा रहा, लेकिन आप खुद सोचिए, नेचर ने जो एक बैलेंस बना के दिया था, वो खाने से तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना तो हमारा शुगर बढ़ता, ना तो हमको कोई बीमारी होती, क्योंकि वो बैलेंस ही हमारे शरीर में काम करता है। तो जो मैनेजमेंट का मतलब है वो ये है कि हम जो अभी ड्रग्स दवाओं से कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम केवल अपना खाना ऐसा कर लें कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल, अगर आज के टाइम पे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल अगर 80% 90% है, अगर उसको हम कट डाउन करके 50% के नीचे लेते जाएंगे तो हमारी दवाएं वैसे ही बंद हो जाएंगी। और जब इंसुलिन नीचे जाएगा तो बाकी बीमारी भी अपने आप रिवर्स होनी शुरू होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट एंड रिवर्सल में सबसे पहले शुगर लेवल को घटाना, दूसरा है दवाइयाँ दवाइयाँ हैं उसको कम करना, बेस्ट है कि हम दवाओं को बंद कर दें। अगर आपका वेट बढ़ गया है तो आपके वेट को कम करना, और अगर आपका वेट कम है तो आपकी बॉडी वेट गेन करे, राइट। इसके अलावा जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि शुगर के लेवल को नॉर्मल होने के अलावा आपके बॉडी में जो भी सिम्टम्स हैं, उन सारे के सारे सिम्टम्स का गायब होना, मतलब बिना दवाओं के जब आपके सारे के सारे सिम्टम्स चले जाएं, जैसे ना तो आपको प्यास लगे, ना तो आपको थकान हो, ना तो आपको कमजोरी हो, ना तो आपको बार बार यूरिनेशन हो, जो डायबिटीज की वजह से हमको कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स चले जाएं, आप एनर्जेटिक फील करें, आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा सबसे पहले लेवल पे क्या आएगा, मैनेजमेंट, और दूसरे लेवल पे क्या आएगा, रिवर्सल। तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आप देखिए, सॉरी ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट सेकंड, ये आपसे मैं डिस्कस कर रहा था। अब देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की, इसको जो रिवर्स करने का जो एक स्ट्रैटेजी होता है, मैंने जो रिवर्स करने का जो स्ट्रैटेजी होता है, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा फूड, दूसरा है हमारा रूटीन, तीसरा है हमारा इमोशंस, और चौथा है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम नेचर भी कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो उसको हम एक एक करके समझाएंगे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में मैं अगले 10 मिनट में आपको बता दूं कि कैसे हमारे बॉडी में, अब मैं यहाँ पे डायबिटीज वर्ड को यूज करने की बजाय ना हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि बीमारी आपकी कोई भी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे मोटापा हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आपको पीसीओडी, कोई भी बीमारी, उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फूड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, हमारे खाने में ऐसा क्या क्या असंतुलन होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हम डायबिटिक हो जाते हैं, हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो एक सिंपल सा अगर हम फॉर्मूला देखें कि हमारे खाने में दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिशन, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमको एनर्जी देता है। जैसे मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जिसकी जरूरत हमारे बॉडी में 10 ग्राम या उससे ज्यादा होती है, उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ये हमको एनर्जी देते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं बट इसका प्राइमरी काज हमको एनर्जी देता है। दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारे अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, हमारे अलग तरह के विटामिन होते हैं, राइट। ये सब का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में रिपेयर करना, हमको ठीक करके रखना, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। अगर बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करने में, बीमारी से लड़ने में, अगर हमको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है उससे फाइट करने में हमारे हमको मदद करना, ये किसका काम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम होता है। तो अब देखिए हमारे डाइट में
कभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट तो भर भर के है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट का भी एक बैलेंस होना चाहिए, जैसे 50% कार्बोहाइड्रेट हो, 20%, 25-30% आपके बॉडी में क्या हो, आपके बॉडी में प्रोटीन हो, और उसके बाद जो बचता है 10-15% वो हेल्दी फैट्स होने चाहिए। केवल फैट्स की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, हेल्दी फैट्स। लेकिन होता क्या है, 90% हमारे बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। या मान लीजिए 80% कार्बोहाइड्रेट, 10-15% क्या होता है, प्रोटीन होता है, राइट। वो भी किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन प्योर फॉर्म में होता है, वे फॉर्म में होता है। जहां पर भी आता है हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं तो प्योर फॉर्म में नहीं लेते, हम किस फॉर्म में लेते हैं, हम रिफाइंड फॉर्म में लेते हैं। जैसे आपको भगवान ने गेहूं दिया, हमने चाल लिया, सारा उसका फाइबर निकाल लिया, जो बचा उसको हम निकाल रिफाइन करके खा लिया, जिसको मैदा कहते हैं। आज के टाइम पे जो आटा आता है वो भी काफी हद तक रिफाइन होता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने नेचर को इग्नोर करके क्या कहते हैं, उसके रिफाइंड फॉर्म को कंज्यूम कर लिया। ऐसे हमने प्रोटीन भी जो खाया, हमने क्या कहते हैं, उसको फिल्टर आउट करके, जैसे मान लिया आपको भगवान ने मूंग दे दी, मूंग मूंग में बहुत अच्छा प्रोटीन है, चने में बड़ा अच्छा प्रोटीन है, पहले छिलका निकाल दिया, फाइबर निकाल दिया, राइट। फिर उसको चाल दिया, तो फाइबर और उसके बहुत सारे और जो कंटेंट है वो निकल गए, तो क्या हो गया, वो भी कार्ब रिच हो गया, प्रोटीन कंटेंट है लेकिन कम हो गया उसमें, राइट। तो अब क्या होता है कि हम ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन करते हैं जिसमें से क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो फूड में रह ही नहीं जाते। इनफैक्ट जो हम खाना भी खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट 80-85%, प्रोटीन 10-15%, और जो बाकी बचता है उसमें क्या रह जाता है, बकायदा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, यस, मोर सैचुरेटेड फैट, जो बॉडी में आपकी जाके जमा होने होता है। हमारे बॉडी में वो एंजाइम्स ही नहीं है, नेचर हमारे हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स ही नहीं बनाया जो कि ट्रांस फैट को ब्रेक डाउन कर सके। और ये ट्रांस फैट क्या होता है, कुछ नहीं करता, जाके सीधे ब्लॉकेज बना। अगर कोई पूछ लेना तो आज के जमाने में बच्चों को स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि बेटा कुछ भी खरीदते हो ना, तो फूड पे जो लेबल लिखा रहता है उस लेबल को पढ़ो कि उसमें लिखा क्या हुआ है, सैचुरेटेड फैट कितना है, शुगर कितना है, और उसमें ट्रांस फैट कितना है। ये तीनों चीजें जहर हैं, और हर एक चीज जो पैकेट में बंद है, डब्बे में बंद है, उसमें यही तीनों चीजें बंद, राइट। इसके बारे में और भी बहुत सारा डिस्कशन है, लेकिन इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। तो हमारे फूड में क्या है, सबसे पहली बात तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस इम्बैलेंस है, क्योंकि हम होल ग्रेन्स तो खाते नहीं, नेचर ने जो जैसा दिया है वो हम खाते नहीं, आटा हम बाजार वाला खाते हैं, राइट। और वो भी हम अपने मन मर्जी की चीजें, हम ब्रेड बना के खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ये सब क्या है, ये सब रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। आपको नेचुरल कोई चीज मिलने वाली नहीं, नेचर का बना हुआ खाएंगे तो हमेशा बैलेंस में ही मिलेगा, कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। और इसमें क्या होता है, जब हमने इसको प्रोसेस कर दिया तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो गए। तो ये बेसिकली तो जो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से हमारी बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पा रही। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है आईजीएफ मॉलिक्यूल। देखिए आईजीएफ मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये आईजीएफ मॉलिक्यूल क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ पाया जाता है। पहली बात तो आईजीएफ मॉलिक्यूल का जो सोर्स है वो है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी मतलब दूध, और दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं, जब तक दूध फर्मेंट नहीं हो जाता, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद वो सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट है, वो जो आईजीएफ मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होकर के दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फर्मेंटेशन। तो जब तक फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है तब तक उसमें है आईजीएफ मॉलिक्यूल। अब आईजीएफ मॉलिक्यूल क्या करता है, इंसुलिन इसका नाम है, इंसुलिन लाइक मतलब ये देखने में इंसुलिन जैसा लगता है। होता क्या है कि जब कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, इंसुलिन निकला हमारे पैंक्रियाज से, अब इंसुलिन का काम है जाके रिसेप्टर पे लग जाए। लेकिन अगर हमने कोई ऐसी चीज खाई जिसमें कि आईजीएफ मॉलिक्यूल, जैसे दूध, दूध पी लिया, और ये सब चीजें कहाँ मिलती है, हमारी सुबह की प्यारी प्यारी चाय, लोग बड़े प्यार से पीते हैं चाय, तो मेरे से नहीं छोड़ी जाएगी। और वो चाय में जो आईजीएफ मॉलिक्यूल निकला, वो जा करके रिसेप्टर पे जाके चिपक, क्योंकि वो असली इंसुलिन तो है नहीं, वो नकली इंसुलिन है, तो नकली इंसुलिन तो वैसे दरवाजे नहीं खोलेगी। अब क्या होगा, बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हुआ। तो जो सुबह सुबह की प्यारी सी मीठी सी चाय है ना, उसमें जो आधा कप दूध डला हुआ है ना, वो सबसे बड़ा जहर का कारण है। अब बहुत लोगों को तो कितना भी समझा लो, टेक्निकली समझ ही नहीं आ रहा, रात को सोते समय एक गिलास दूध पीना ही पीना है। देखिए, जो पहले गाय आती थी जिसको A2 मिल्क भी हम कहते हैं, उसमें शॉर्ट फैटी एसिड चेन थी, उसमें आईजीएफ मॉलिक्यूल बहुत कम हुआ करता था, और उसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन भी कर लेती थी। लेकिन ये जो कन्वेंशनल भैंस का दूध है, और ये जो मार्केट में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, इसमें एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है, और इसमें भर भर के आईजीएफ मॉलिक्यूल, जिसमें कि आपकी चाय भी शामिल है। और उस चाय में जो 2 चम्मच चीनी है और ये आईजीएफ मॉलिक्यूल, ये आपके पूरे शरीर को इम्बैलेंस कर देता है सुबह सुबह। इसके बाद दूसरा जो
सोर्स होता है वो होता है एज मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड मॉलिक्यूल। ये डायरेक्टली खराब नहीं करता, इनडायरेक्टली बहुत नुकसान करता है। कैसे? ये पाया जाता है एनिमल प्रोटीन प्रोटीन में। जैसे आप चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, कोई भी एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, तो उसमें एज मॉलिक्यूल पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर बने हुए हैं वहां पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। और इन्फ्लामेशन देने वाला कौन है? इन्फ्लामेशन देने वाला कौन है? इन्फ्लामेशन देने वाला है हमारा एज मॉलिक्यूल। इसके अलावा इंटरनल इंजुरी, फ्री रेडिकल्स, जो हम डब्बे में पैकेट में बंद चीजें खाते हैं, उससे इतना फ्री रेडिकल्स निकलता है हमारे बॉडी की सारी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जैसे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसे लोहे में जंग कब लगती है? कुछ दिन के बाद जब उसका पेंट निकल जाता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, वहां पे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, वो लोहे को खराब कर देते हैं। ऐसे ही इस तरह के खाने में जो पैकेट में बंद है, डब्बे में बंद है, वो खाने को पैकेट में ही बंद रहने दी, क्योंकि वो आपके बॉडी को जाके डैमेज कर रहा है। तो जिनकी एज आज के टाइम पे 30+ हो चुकी है, उनके लिए बेस्ट एडवाइस है कि बाहर का बिस्किट, नमकीन, रस्क, आज के टाइम पे तो बहुत सारे बिस्किट आते हैं, अब पेशेंट को क्या लगता है, अच्छा ये तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बिस्किट है। बहुत सारे ऐसे नूडल्स आते हैं, अच्छा ये तो ओट्स वाला नूडल है। अरे भाई पीछे जाकर के देखो, उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं, उसमें इतना सारा रिफाइंड फ्लोर मिलाया है, बस मिलेट्स के नाम पे उसमें थोड़ा सा मिलेट्स मिला दिया गया, और हमको लगता है अब तो ये हेल्दी हो गया। उसमें कितना सारा ट्रांस फैट है, एक बार उसकी रीडिंग तो पढ़िए, तो आपको पता लगेगा कि अगर आप उसको होल ग्रेन के फॉर्म में बना के खा लेते तो हो सकता है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन ये सब एक छलावा है। और ये जो फूड इंडस्ट्री है, चीजों को मैनिपुलेट करके अलग अलग तरीके से, समय के साथ देखिए नई नई चीजें आती रहती हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी का मोटापा कम हुआ हो? मैंने तो नहीं देखा। एनीवेज, इसके अलावा एक जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ माइक्रोबायोम। देखिए माइक्रोबायोम क्या होते हैं? हमारे शरीर में करीब 100 ट्रिलियन ऐसे छोटे 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 जीव हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोम, इसको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं, राइट। और ये माइक्रोबायोम क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जाने के बाद ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारा पाचन कैसा होगा। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनके लिए मैं बता दूं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनके बॉडी के सारे जो माइक्रोबायोम है, जो माइक्रोबायोटा है, वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं सेट वेट। हमारा शरीर एक कैलकुलेट करके रखता है कि भैया इस बंदे का हमको इतना वजन रखना। और ये पेट में जो गट बैक्टीरिया है हमारे, जिसको हमने माइक्रोबायोटा बोला, ये बैक्टीरिया वो डिसाइड करते हैं कि हमारा वजन कितना होना चाहिए। अब अगर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में गुड की जगह बैड बैक्टीरिया हो गए, तो ये क्या करेंगे? जिस तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएंगे उस तरह की फूड की पहले वो क्रेविंग्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे समोसा खाने का मन है, इसका मतलब आपके पेट में वो बैक्टीरिया है जिनको समोसा पसंद है, जिनको लगता है ना कि मेरे को क्रेविंग होती है खाने की, इन सब चीजों की। आपको क्रेविंग नहीं हो रही है, आपके पेट में जो बैक्टीरिया बैठे हैं उनको क्रेविंग हो रही है। वो आपके दिमाग में ट्रांसफर कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि मुझे चिप्स चाहिए, मुझे समोसा चाहिए, मुझे पकौड़ी जलेबी, और वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा कैलोरीज, वो सारा का सारा ट्रांस फैट जा रहा है, वो आपको बीमार कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसा फूड अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा जिसमें कि ऐसे बैक्टीरिया हो जिसको हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया। जब ये गुड बैक्टीरिया जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे पेट में जो गुड तरह का फूड होता है, अच्छा फूड होता है, उसकी क्रेविंग्स पैदा करेंगे। और क्या होगा? हम जब अच्छा खाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली सारी बीमारी वहां से रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, राइट। इसके अलावा लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा फूड लेते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे आप सोप नट्स लीजिए, आप स्प्राउट्स लीजिए, आप सीड्स लीजिए। हमारे जो डेली की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप पर डे लगभग लगभग 40 से 50 ग्राम सोप नट्स हो गया, सीड्स हो गया, और फ्रूट्स हो गया, सॉरी स्प्राउट्स हो गया, अगर आप 50 से 100 ग्राम के बीच में खाते हैं, तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो लगभग 70% 80% तक पूरी हो जाती है, राइट। और बाकी जो रह जाता है तो उसको हमको कंप्लीट करना चाहिए होल ग्रेन से, क्योंकि होल ग्रेन्स में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो अगर ये सब चीजें एज ए स्नैकिंग ऑप्शन अगर हमारे ब्रेकफास्ट में या हमारे इवनिंग के स्नैक्स में जुड़ जाएं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन आप सोचिए स्नैक्स में हम क्या खाते हैं? चाय बिस्कुट खाते हैं, रस्क खाते हैं, राइट। और उससे क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में कभी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल ही नहीं पाते, और इससे हमारी बॉडी बीमार होती जाती है, राइट। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सेसिव प्रोसेस्ड फैट। जो फैट है, जब प्रोसेस्ड फैट की हम बात करें जो कि डब्बे में बंद है, आज के टाइम पे आप एक महीने का एवरेज निकाल के देखिए, ऐसे कितने लोग होंगे जो एक महीने में कोई भी चीज डब्बे में बंद नहीं खाते, चाहे नमकीन हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे रस्क हो, चाहे पापड़ हो, चाहे कुछ भी हो।
अगर वो डब्बे में बंद है तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फैट है, वो जाकर के आपके रिसेप्टर्स को भी खराब करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बनाएगा और आपके बॉडी में ब्लॉकेज भी क्रिएट करेगा। यही आपके बॉडी में जाने वाला जो पैकेट में जो चीजें बंद। दूसरी चीज जो है, जैसे मैंने फूड के बारे में बताया, वैसे ही कई सारे पैरामीटर हैं जो हमारे रूटीन से रिलेटेड है। जैसे क्रेविंग्स होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है, जब खराब गट बैक्टीरिया होंगे तो खराब तरह के फूड की क्रेविंग करेंगे। तो आपको पहले उन बैक्टीरिया को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डाइट में ऐसा फूड लेना पड़ेगा जिसमें कि गुड बैक्टीरिया, जैसे गुड बैक्टीरिया किस में है? केफीर में है, कंबूचा है, किमची है, सवर क्राउड है, अम्बली है, कांजी है, इस तरह का फूड है, एप्पल साइडर विनेगर है। इस तरह के ऑप्शन है जो कि फर्मेंटेड फूड है। और इन फर्मेंटेड फूड के खाने से, अच्छा, इससे तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जाएंगे। और बैक्टीरिया का फूड क्या है? बैक्टीरिया का फूड है फाइबर। तो जब हमारे डाइट में एक ऐसा डाइट होगा जिसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा हो और इस तरह के बैक्टीरिया का सोर्स भी अच्छा होगा, तो हमारे बॉडी में पहली बात तो क्रेविंग्स कम होगी और हम जो आलतू फालतू खा रहे हैं ना, वो चीजें अपने आप ही कम हो जाएंगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगी, राइट। इसके बाद टाइमिंग, ईटिंग हैबिट्स। देर रात तक जागना एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप देर रात तक जागेंगे कुछ ना कुछ खाएंगे, अगर आप देर रात तक जाग रहे हैं तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ डिमांड करेगी और आपका खाने का कुछ ना कुछ मन जरूर करेगा। इसके अलावा ईटिंग स्पीड, स्पीड का भी बहुत फर्क पड़ता है। सिंपल से एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए आपने एक रोटी को 5 मिनट में खाया, तो क्या होगा? 5 मिनट में उसमें कितनी चीनी थी? 4 चम्मच। 4 चम्मच चीनी 5 मिनट में हमारे ब्लड में आ गई, राइट। अब क्या होगा? जितना इंसुलिन था पर्याप्त नहीं था, तो हमारी बॉडी ने और इंसुलिन बना लिया। क्यों? क्योंकि उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है। अब यही रोटी आपने 10 मिनट में, तो क्या होगा? वही 4 चम्मच इंसुलिन 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना, 5 मिनट में पहले कितना शुगर जा रहा था ब्लड में? 4 चम्मच। अभी 5 मिनट में कितना जाएगा? 2 चम्मच। तो 2 चम्मच शुगर को स्टोर करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो पहले से ही ब्लड में है। तो क्या होगा? वो जो पहले इंसुलिन थी उसने 2 चम्मच शुगर को हमारी सेल्स में स्टोर कर दिया। और आपने जो अगला 5 मिनट हुआ उसमें अगली 2 चम्मच और गई, तब तक वो इंसुलिन खाली हो गई, उसने उस जो शुगर है उसको फिर से स्टोर कर दिया। तो आपके पैंक्रियाज को एक्स्ट्रा इंसुलिन नहीं बनाना पड़ा। मतलब योर बॉडी इज नॉट रनिंग ऑन हाई इंसुलिन। तो जब हाई इंसुलिन में आपकी बॉडी नहीं रन करेगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं डेवलप करेगी। सिंपल सी चीज है, ये तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। स्लीपिंग पैटर्न, हर बंदे को, हर इंसान को कम से कम 8 घंटे जरूर सोना चाहिए, क्योंकि नेचर का एक क्लॉक साइकिल है। लगभग रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। अगर इस बीच में आप नहीं सो रहे हैं तो आपकी बॉडी की प्रॉपर रिपेयरिंग हो ही नहीं पाएगी। देखिए, जब हम रात को सोते हैं तो बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में होते हैं जो हमने सब दिन भर सुना है, देखा है, पढ़ा है। पहली बात तो हमारी बॉडी का जो सारा कचरा मेमोरी है, सोने के टाइम पे हमारी बॉडी रेम स्लीप स्टेट में उसको डस्टबिन में डाल देती है, रिसाइकल बिन में डाल देती है। सारी जो मेमोरी होती है ना, उसमें एक पार्ट होता है हमारे बॉडी का, उसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में सारा डेटा पड़ा होता है और सोते जब है ना, तो हमारी बॉडी उसको हिप्पोकैम्पस से उठा करके एक दूसरा जो हमारा इंटरनल मेमोरी का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नियो कॉर्टेक्स, ये परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर देती है। और सोचिए नेचर का करिश्मा देखिए कि सारी गंदी मेमोरीज हमारी बॉडी डंप करती है और सारी गुड मेमोरीज को उठा करके वो हमारे हिप्पोकैम्पस से उठा करके नियो कॉर्टेक्स में स्टोर करती है। जो स्टूडेंट होते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि वो जो पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा साइंस है। पढ़ने के बाद सोने से वो सारा का सारा जो आपने पढ़ा है वो आपके प्राइमरी मेमोरी से उठ करके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जो कंप्यूटर साइंस में आप अगर आपने सुना होगा तो। प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाने का मतलब ये हुआ कि हिप्पो कैंपस से निकल करके वो सारी की सारी चीजें न्यू कॉर्टेक्स में चली जाती हैं और वो चीजें आपको परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। और अगर आप लंबे टाइम तक जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन दिमाग में वैसे भी नहीं टिकने वाली है। और रात को हमारी बॉडी सारा का सारा जो टॉक्सिन है उसको पुश करके कोलोन की तरफ पुश करती है। कोलोन मतलब जो हमारी बड़ी आंत, जिससे कि क्या होता है, सुबह सुबह आपको जो प्रेशर आता है ना, कुछ लोगों को सुबह सुबह प्रेशर आता है। तो अगर आपकी नींद पूरी हो गई है अच्छे से तो सुबह सुबह आपको प्रेशर जरूर आएगा। अगर आपको सुबह प्रेशर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, बॉडी ने ढंग से रिपेयर नहीं किया। तो बॉडी जब रिपेयर नहीं करेगी तो क्या होगा? अगले दिन फिर हम वही भर भर के चीनी खाएंगे। मतलब इस शरीर को तो लोगों ने ग्रांटेड लेके रखा हुआ है, कुछ भी डालते रहो, कैसे चल पाएगा ये शरीर, राइट। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम होना। जैसे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न नहीं हो पाता, जो हमारे बॉडी में कैलोरीज है वो बर्न नहीं हो पाती। तो देखिए, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि आप देखेंगे तो हफ्ते भर में टोटल लोगों का जो वॉकिंग टाइम है ना,
50% लोग भी ऐसे नहीं जिनका वॉकिंग टाइम 1 घंटे हो हफ्ते भर। ये आज के टाइम पे एक ऑफिस में काम करने वाले एक इंसान की मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ। अब आप सोचो इस तरह के पैटर्न में लोगों को डायबिटीज नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, अलग अलग तरह की बीमारियां नहीं होंगी, तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारी लेडीज तो ऐसी हैं जो कि अगर आप पूरा महीने का शेड्यूल निकाल के देखेंगे ना, तो हो सकता है कि 20 दिन वो घर से भी बाहर नहीं निकलती। राइट, अगर कोई कारण ना बने, अगर आप में से कोई ऐसा फैमिली में है, तो आप खुद देख लो। तो अब आप सोचो वहां पे मोटापा तो होना ही है, डायबिटीज भी होना है। अब उसको ट्रीटमेंट में हम सोचेंगे कोई गोली खिला देंगे और हमारे बीमारी का इलाज हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या। तो एक हैबिट होनी चाहिए, सुबह सुबह जा करके हमको लगभग 1 घंटा, आधा घंटा पार्क में टहलने का हैबिट होना चाहिए। तो देखिए ये एक ज्ञान की बात मत समझिए, ये मैं आपको रूट कॉज की बात कर रहा हूँ। अगर आप रूट कॉज पे काम करेंगे तभी आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज बीमारी को ठीक करना, जड़ से ठीक करना कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा। इसके बाद लो वीनस रिटर्न, इसके पीछे भी कारण होता है। जब हम कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जितना ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, पूरा ब्लड हमारे हार्ट तक वापस लौट के नहीं आ पाता, उसको हम लो वीनस रिटर्न कहते हैं। मसल्स कमजोर हो जाती हैं हमारी, राइट। इसके अलावा जो मैंने कहा स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन, जो लोग मंदिर जाते हैं या मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप देखो उन लोगों की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्टेमिना है, बाकी लोगों से बेहतर ही होता है। क्यों? क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथिक नर्वस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कहता है कि आपकी बॉडी जो है जब वो एक्टिव होगा तो आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में होगी, मतलब खुद को रिपेयर नहीं कर रही है वो। लेकिन जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जिस चीज के लिए जिम्मेदार है कि हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है, अपने आप को ठीक कर रही है। तो जब लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी में जो हॉर्मोन्स, जो हार्मोनल इम्बैलेंस, खासतौर से आज के टाइम पे जो 3 हार्मोन है ना, सबसे ज्यादा कल्प्रिट है एपिनेफ्रीन और नोरेपेनेफ्रीन और कॉर्टिसोल। ये 3 हार्मोन का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। और ये 3 हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ, अगर आपके पास किसी के पास एप्पल वॉच हो या कोई ऐसी वॉच हो जिसमें आप अपना अगर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी 24 घंटे में जितनी बार भी आप देखेंगे ना, 80-90% टाइम पे आपकी जो एक्टिविटी है वो 70-80% से ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गाड़ी को फुल एक्सीलेटर में लगा के पकड़े हुए हैं बस, और हम ही उम्मीद कर रहे हैं कि बीमारी हो गई। राइट। तो थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा मंदिर जाना, थोड़ा सा पूजा कर लेना, ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं। देखिए मैंने रूटीन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं जो मेरे को समझ में है, राइट। इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड चीजें, जैसे आप जानते हैं जो भी डिस्कस कर रहा था, वो सब चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। डोज का मतलब है हमारे बॉडी में जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, राइट। स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नोरेपेनेफ्रिन, है ना, एड्रेनलिन, ये सब स्ट्रेस हार्मोन। तो ये सब जो इम्बैलेंस है, ये सब हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। तो अगर हमारा शरीर पैरासिम्पैथेटिक मोड में एक्टिव नहीं है, तो हमारे शरीर में असंतुलन बना हुआ है। इसी को आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वात पित्त कफ, जो है वो बिगड़ा हुआ है, तीनों का असंतुलन बना हुआ है। कोई ना कोई एक दोष ऐसा है जो भारी हो गया है। और सबसे बड़ा दोष होता है, उसको कहते हैं, वो होता है हमारे शरीर में वायु का दोष। वायु का दोष बढ़ गया, उसी को आप दूसरे टर्म्स में कह सकते हो कि हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मेडिकल साइंस में, एडवांस मेडिकल साइंस में उसी को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा क्या हो रखा है, ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रखा है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हाइपर एक्टिव होकर रखेगा तो क्या होगा, आपको ठीक ही नहीं होने देगा, अब जो मर्जी चाहे कर लो, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए डायबिटीज की रिवर्सल की जर्नी कैसे होगी, देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब डायबिटीज को रिवर्स किया कैसे जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक डायग्राम होगा यहाँ पे, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बता दूं कि सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं, जितने लोग भी आज इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, कि भैया अपने डाइट में से जहां से कार्बोहाइड्रेट आ रहा है उसको बंद। पहला काम तो ये कर सकते हैं, जितना कम हो सके उतना। कार्बोहाइड्रेट बंद नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट को जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम कर दो। अब कैसे कम करना है, सरल भाषा में बात करते हैं। रोटी खानी है या तो धीरे धीरे खाओ, पहला तरीका है। कम खाओ, दूसरा तरीका। रोटी बना रहे हो, गेहूं की रोटी मत, रागी की रोटी खा लो, जौ की रोटी खा लो। अच्छा गेहूं की रोटी नहीं छोड़ी जाती, तो गेहूं की रोटी में किसके, गाजर डाल लो, चुकंदर डाल लो, सब्जियां डाल दो, लौकी डाल लो। 50% आपने वेजिटेबल्स डाल दो। अब वेजिटेबल्स में जो स्वीटनेस है वो आपका शुगर नहीं बढ़ने देगा, इंसुलिन के लेवल को भी नहीं बढ़ने देगा, राइट। तो क्या होगा, आपने अगर रोटी में 50% कोई वेजिटेबल डाल दिया,
तो जहां पे एक रोटी खा करके 4 चम्मच चीनी ले रहे थे, आपने 2 चम्मच चीनी कर दी। रोटी को धीरे धीरे खाने लगे, तो बॉडी में जो इंसुलिन था, हमको रोकना क्या है? हमको रोकना है इंसुलिन के लेवल को बढ़ने से रोकना है, ताकि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर सकें। तो सरल भाषा में समझिए। तो पहली चीज होती है कार्बोहाइड्रेट को कट करना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे जो हार्ट के पेशेंट है, हो सकता है उनको थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेटरी लगे कि यार ये क्या बात कर दिया। हेल्दी फैट लेने का आदत डालो। हेल्दी फैट, 6-7 बादाम, एक अखरोट, 2 अंजीर, ये सब चीजें, और 1 चम्मच घी। आपका घर का बना हुआ अगर देसी घी है। आप अगर डायबिटिक हैं, ये सारे के सारे नट्स रात को भिगो करके सुबह लो, और अपने खाने में 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करो। आप 10 दिन के बाद देखें, हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज टॉलरेंट प्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं GLUT4। ये जैसे ही हमारे बॉडी में जाएगा, जैसे ही हमारे बॉडी में इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एडिपोज टिश्यू, जो फैट सेल्स होती हैं। जब आप हेल्दी फैट खाएंगे ना, जब आप एसेंशियल फैट आपके बॉडी में जाएगा, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर देगा। मतलब अभी तक आपकी सेल्स जो ग्लूकोज का ले नहीं पा रही थी, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, वो अब आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे ही हम सीड्स, नट्स, ये सब चीजें डाइट में डाल देते हैं, देखते हैं शुगर एकदम गायब, पता नहीं कहाँ चली गई, क्यों? जबकि अभी बंदे ने कोई बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना शुरू किया, कुछ ही बस 2-4 चीजें करी। तो पहली चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट को कम, और हेल्दी फैट। मैं तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्दी फैट, बादाम, अखरोट, अंजीर, चने में भी 6% फैट होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। राइट, इसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा है। और डाइट में प्रोटीन, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी डाइट में प्रोटीन बढ़ेगा, आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स बढ़ेगा। मैं डब्बे वाले तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफाइन ऑयल, सोयाबीन के तेल और इस ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऑयल यूज भी कर रहे हो, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। इसके बारे में मैंने अलग से एक यूट्यूब पे भी वीडियो बना के रखा हुआ है। 37 मिनट का वीडियो है, शायद 27 मिनट्स का वीडियो है तेल के बारे में। तो आपको अगर ऑयल लेना भी है, तो जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, 1 टेबल स्पून, मतलब 14 ग्राम, लगभग 2.5 चम्मच सरसों का तेल, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल, जिसको कि कोल्हू का तेल कहते हैं। ये तेल आप अगर लोगे, तो क्या होगा? आपके बॉडी में जो ग्लूकोज टॉलरेंट, जो GLUT4 जो प्रोटीन बन रहा है, राइट, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा, तो अपने आप शुगर अच्छे से फ्लो होने लगेगा। शुगर का फ्लो बढ़ जाएगा, तो इंसुलिन का लेवल अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। जब इंसुलिन का लेवल ड्रॉप होगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप ड्रॉप होगा। सारी चीजें एक चेन रिएक्शन में जुड़ी हुई है। जो डॉक्टर बात करते हैं ना, फैट मत खाओ, तेल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठीक है, मार्केट का तेल मत खाओ, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मार्केट का तेल 99% एडल्ट्रेटेड है। उन डॉक्टरों से एक चीज पूछ ले कि एक भी मुझे रिसर्च पेपर दिखाओ 1992 के बाद से। राइट, कुछ भी जाके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बोल देना, कुछ भी, कोई कुछ भी बोल सकता है। एविडेंस कहाँ है उसका? कोई एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप आज के पेपर में देखेंगे, तो आज के पेपर में एक आर्टिकल आया था, सुबह सुबह मैं पढ़ रहा था। रिफाइन ऑयल, डब्बे वाला तेल इस्तेमाल करने की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करें, चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। और उसमें कई सारे ऑप्शंस लिखे हुए थे कि आप अपने आटे, जो आप फ्लोर यूज कर रहे हैं, उसकी जगह आप रागी और जौ को इस्तेमाल कीजिए। और ये एम्स के डॉक्टर्स ने एडवाइस दी हुई थी अपने आप को हेल्दी रखने की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने मॉर्निंग टाइम पे न्यूज़पेपर पे देखा था, तो जस्ट मेरे को ये रिकलेक्ट हो गया। तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए ना, वो पहली चीज यहीं से शुरू करनी चाहिए कि मैं डाइट में जब खाऊं ना, तो मुझे अपने अंदर से पता रहे, अपने अंदर से चेक कर लीजिए एक जो बैलेंस डाइट है वो क्या है। उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में अंतर क्या है? एक तो कार्बोहाइड्रेट वो है जो हम खा रहे हैं, मतलब आटा लिया, चाल दिया, फाइबर निकल गया, तो वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो गया। जब तक वो होल फॉर्म में था, तो कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने चाल भी ले लिया, चाल भी लिया है, फिर भी आपके सामने आ गया, तो एक रूल बना लीजिए, एक रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 2 रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल। आसान हो गया, इजी हो गया, सिंपल। अब नाश्ता बनाना है, तो पोहा खा लिया, पराठा खा लिया, रोटी खा लिया, ना 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 भाई, थोड़ा सा चेंज करो, दालों का नाश्ता खाओ। ब्रेकफास्ट में हमेशा चूज द ब्रेकफास्ट मेड फ्रॉम द पल्सेस। जैसे मूंग का क्या बना लिया? मूंगलेट बना लिया, चने का चीला बना लिया, राइट। और अगर कोई चीज ऐसी बनानी है कि नहीं यार पोहा ही खाना है, कोई बात नहीं, खा लो पोहा। क्या करेंगे? 50% वेजिटेबल डाल लिया। ठंडी के मौसम में इतनी मटर होती है, गाजर होता है, प्याज होता है, बीन्स होता है, सब डाल लो। 50% वेजिटेबल्स क्या करेंगी? उसमें पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट के लेवल को 50% कर देंगी, प्लस जब वो हमारे पेट में जाएगा, तो वो फाइबर क्या करेगा? उसको धीरे धीरे स्टमक से इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जाने देगा। पहले जैसे अगर आप एक रोटी नॉर्मल खा रहे हो, खा लिया, चाहे भले आप 5 मिनट में खाओ एक रोटी,
तो 5 मिनट में अगर आपने एक रोटी खा ली, नॉर्मल रोटी खा ली बस, तो हो सकता है कि वो आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में पूरी 4 चम्मच चीनी रिलीज कर देगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट के अंदर ही एक रोटी को एक कटोरी सब्जी के साथ भी खा लोगे ना, तो वो जो शुगर 5 मिनट में जो 4 चम्मच रिलीज हो गया ना, वो 15 मिनट में 4 चम्मच रिलीज होगा। समझ आई बात? इंसुलिन का लेवल शूट नहीं करेगा तो क्या होगा? इंसुलिन का लेवल नीचे ही रहेगा, तो इंसुलिन लेवल ड्रॉप होगा। मैं बड़ी बेसिक्स बात बता रहा हूं आपको कि यहां से आपका मोटा स्मॉल, जिसको कहते हैं मिनी हैबिट्स पे काम करेंगे तो आप अपनी बीमारी को आसानी से अ, हरा सकते हैं, और आप अपनी डायबिटीज की दवाएं बंद कर सकते हैं, और आप अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जो बॉडी में इकट्ठा हो गया उसका क्या करें? है ना, जो बॉडी में शुगर इकट्ठा होगी क्या करें? वैसे तो बॉडी उसको अपने आप ही धीरे धीरे हैंडल करेगी, बट थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करना शुरू करें। कैसे मूव करना शुरू करें? बड़ी मिनी हैबिट्स के बारे में बात बता रहा हूँ। खाना खाने का टाइम हो गया, या मान लीजिए आपका मन कर रहा है यार चलो मैं थोड़ा सा ये कोल्ड ड्रिंक पी लूं, पी लो आप कोल्ड ड्रिंक, लेकिन पहले एक रूल बना लो, पहले 2 चक्कर लगा के आऊंगा फिर कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। वर्क ऑन मिनी हैबिट्स। क्योंकि एक दिन में बहुत सारा ज्ञान दे देना कि ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, बहुत आसान है, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। 99% जो लाइफस्टाइल के प्रोग्राम होते हैं क्यों फेल हो जाते हैं? इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको इतना कुछ बना के दे दिया जाता है कि वो कर नहीं पाते। ऐसे बेसिक से अगर शुरू करेंगे ना, तो आप सारी लड़ाई जीतेंगे, राइट? एनीवेज, आप अपना वॉक करने का, जैसे खाना खाने के आधे घंटे बाद जितने भी लोगों को फोन करना है, एक रूल बना लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद निकलूंगा, चलते चलते सबसे फोन करके बात कर लूंगा। राइट? तो इससे क्या होगा कि आप वॉक करके आप अपनी बहुत सारी जो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर पड़ी हुई है, आप वॉक करेंगे तो वो अपने आप क्या होगा, शुगर आपकी बर्न हो जाएगी। जब शुगर बर्न हो जाएगी तो सुबह सुबह आपकी फास्टिंग इन जो फास्टिंग शुगर है वो सही आएगी। क्यों? तो अब जब फास्टिंग शुगर सही आ रही है, इसका मतलब फास्टिंग इंसुलिन भी आपका सही आएगा। धीरे धीरे शुगर का लेवल ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका इंसुलिन का लेवल भी ड्रॉप होगा। जब इंसुलिन का लेवल ड्रॉप होगा तो धीरे धीरे आपकी डायबिटीज रिवर्स होनी शुरू होगी, आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स पे काम कर सकते हैं। एनीवेज, तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी लगता है मैं गलत, एक दीजिएगा, मैंने गलत स्लाइड खोल ली। राइट? तो एनीवेज, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी अभी, राइट, कि अभी हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। राइट? ये जो आज का जो आपने सेशन अटेंड किया, तो जिसका टाइटल था कि हाउ टू क्विट डायबिटीज मेडिसिन इन जस्ट 10 डेज, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हेल्प, हमने इस पूरे के पूरे डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, देखिए लोग उम्मीद करते हैं कि रातों रात कोई रिजल्ट आ जाए। रातों रात रिजल्ट अगर किसी को आ भी जाता है ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ, 100 में से 5 लोगों को रिजल्ट आता है। कुछ 5 लोगों का एग्जाम्पल दिखा करके पूरी दुनिया को दिखा दिखा के चीजें बेची जाती हैं कि आप ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो। नहीं कर पाते, 98-99% लोग नहीं कर पाते, और जो लोग कर भी लेते हैं कुछ दिन के बाद उनका वेट फिर से बढ़ जाता है, उनकी डायबिटीज फिर से वापस आ जाती है। चीजें शॉर्टकट में नहीं होती। राइट? तो पहले अगर आप मिनी हैबिट से शुरू करेंगे तो आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने 1 साल का पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया। उसमें हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं, हमने इसका नाम दिया हो 5 आईज। इस 5 आईज का नाम है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, जैसे आपकी हेल्थ है, आपको मोटापा है, फैटी लिवर है, डायबिटीज है, और कौन सी प्रॉब्लम है, आपकी जेनेटिक कंडीशन क्या है, इसके अलावा आपकी फिनोटाइप क्या है, जैसे हमारे शरीर में हमारे बॉडी का पैटर्न क्या है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पेटिक, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, शरीर कैसे बिहेव कर रहा है। जब उन चीजों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनके लिए एक प्रोग्राम बना करके उनको दे पाना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करने के बाद कहते हैं इनिशिएट करते हैं। जो बेसिक हमारा लाइफस्टाइल प्रोग्राम होता है हम उसको स्टार्ट करते हैं, और हम इसको स्लोइसली लेके चलते हैं ताकि हर बंदा उसको अडॉप्ट कर सके। उसमें कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है आपको रिजल्ट थोड़ा देर से दिखाई दे, लेकिन वो सस्टेनेबल होगा, और जो रिजल्ट्स जो आपको प्रोसेस बताया जाएगा आप उस प्रोसेस को कर सकेंगे। इसके बाद इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि हम इसमें अलग अलग तरह के डाइट मॉड्यूल्स और प्लस दुनिया भर के अलग अलग तरह के जो नेचुरोपैथी के और जो क्वांटम हीलिंग के ट्रीटमेंट्स होते हैं। देखिए, ये सब चीजें भी मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखी कि जब हम बीमारी को ठीक करने जाते हैं तो डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज के अलावा ऐसे सैकड़ों तरह के नेचुरल ट्रीटमेंट हैं जिसको करने में बहुत कम वक्त लगता है, और वो आपकी रिवर्सल की जर्नी को 10 गुना बढ़ा। चाहे आपको वेट कम करना हो, चाहे आपको डायबिटीज रिवर्स करना हो, चाहे आपको हार्ट की बीमारी हो। इनफैक्ट चूंकि मैं आपको जो बता रहा था कि मेरा जो पहला जो एक्सपीरियंस था जहां से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, तो मैंने हार्ट के पेशेंट्स ठीक करने शुरू किए। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह के ट्रीटमेंट इतने इफेक्टिव होते हैं
कि जिस पेशेंट को चलने में पेन हो रहा है, जिसकी सांस फूलने लगती है, वो 1 या 2 दिन के अंदर ही उसको पूरा आराम हो जाता है, 100% आराम हो जाता है। और इससे क्या होता है, बीमारी को रिवर्स करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो हम क्या होता है, इस तरह के कई तरह के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है आपको गाइड करना, उस ट्रीटमेंट को करना कैसे है, उसके लिए कौन से डिवाइस चाहिए, उसकी फ्लिपकार्ट अमेजोन से जो लिंक है। ये डिवाइस बड़े सस्ते होते हैं, 100-200 रुपए से लेकर के 500, 1000, 2000 रुपए तक के डिवाइस होते हैं। हो सकता है कि आपको ये सब डिवाइस खरीदने के लिए 4-5 हजार रुपए आपके खर्चे हो जाएं, लेकिन आपको इससे मिलेगा क्या? जो चीज आपको साल भर में अचीव करनी है, हो सकता है आप 4 महीने में अचीव कर लो। प्लस फ्यूचर में अगर आप किसी को देखोगे, आपके फैमिली में किसी भी इंसान को या किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप वहीं से इसका सोल्यूशन भी आपको फट से आइडिया लग जाएगा कि इसको हमको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम इंटेंसिफाई करते हैं, जो हमारा चौथा लेवल होता है, उसमें हम जो आपकी बीमारी को रिवर्स करने की जो जर्नी होती है उसको इंटेंसिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेवल में आपकी दवा बंद हो चुकी होती है, आप एकदम फिट एंड फाइन होते हैं, जब आपको आलस नहीं आता। तो अगर आपको थोड़ी सी मसल बिल्डिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें कि डायबिटीज रिवर्स होती है। मैनेजमेंट बहुत आसान है, दवाई को 10 दिन में नहीं, 7 दिन में, 5 दिन में भी छुड़ा जा सकता है। लेकिन जब रिवर्स करने की बात आती है, तो ये वो फेज होता है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि रिवर्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी खा पी लो, पकौड़ा जलेबी कुछ भी खा लो। अगर आपने रैंडम किसी दिन खा लिया ना, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, उसको हम कहते हैं रिवर्सल। आप चीनी खा लो, 10 चम्मच चीनी भी खा लो, तो भी आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। दैट इज वॉट इज नोन एज अ रिवर्सल। राइट? तो यहाँ पे वो चीजें रिवर्सल के फेज में जाती हैं। इसके बाद जो लास्ट फेज होता है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल वाली चीजें देते हैं कि भाई आपको जो मर्जी है खा लो। इसको कहते हैं चीट मील्स। आप हफ्ते भर में एक दिन कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उससे आपको आपका शरीर बीमार नहीं है। राइट? लेकिन ये सब चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब ये आप 4 फेज को क्रॉस करके आगे जाते हैं। और हम लोगों को नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह का प्रोग्राम, अगर आपको डायबिटीज है तो आप 1 साल के लिए आपको इस तरह का प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर तो 3-4 महीने में ठीक हो जाता है। वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस भी होने में बहुत टाइम नहीं लगता, 5 महीने 6 महीने में अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट्स आने के बाद, अगर उसको सस्टेन करना है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को पूरी तरह से रिवर्स करना है, तो मेरा एडवाइस ये होता है कि आप साल भर अच्छे से फॉलो करो। क्यों? क्योंकि अगर आप फिर से गलत रास्ते पे चले गए, तो क्या होगा, अगले 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर आप फिर से सारा का सारा वेट दोबारा से गेन कर लें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। राइट? अब जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो सॉरी जो हमारा जो अप्रोच होता है, वो अप्रोच क्या है। देखिए, हमारा अप्रोच कोई ऐसा अप्रोच नहीं कि हमने आपको डाइट दे दिया, राइट, इसके बाद आप फॉलो करो। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि इसमें जो डॉक्टर है वो एलोपैथी के भी डॉक्टर हैं। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है, दे विल कंसल्ट इट, वो आपको बताएंगे कि आपको ये दवा लेनी है या छोड़नी है। राइट? उसके साथ में एक नेचुरोपैथ और एक आयुर्वेदा के भी डॉक्टर होंगे, जो आपके फिनोटाइप को फाइंड आउट करके आपको किस किस तरह का नेचुरल ट्रीटमेंट करना चाहिए, राइट, वो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर देंगे। बाकी बैक एंड टीम जो हमारी है वो आपको हेल्प कर देगी कि वो ट्रीटमेंट आपको करना कैसे। इसके अलावा हम होम्योपैथ को भी यूज करते हैं, क्योंकि होम्योपैथ मेडिसिन को हम एनर्जी मेडिसिन भी कहते हैं। एनर्जी मेडिसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसकी अपनी जो पावर होती है ना, क्योंकि ये सीधे सीधे जा करके हमारे जो बीमारी का जो कॉज है, जहां से हमारी बीमारी ऑरिजिन होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, अगर कोई प्लांट है, उसमें कोई कैपेसिटी है, कोई क्वालिटी है कि वो रीजनरेट कर जाता है। तो जब उसकी पूरी की पूरी वाइटल फोर्स अगर हमारे बॉडी में ट्रांसफर होती है, तो वो अपनी एनर्जी को हमको ट्रांसफर कर देती है। अगर हमारा कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, तो उस ऑर्गन को भी वहां से रिकवर कर सकती है। राइट? तो होम्योपैथ के साथ में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है लोगों का माइंड सेट। राइट? और इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये कि अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दवाएं भी काम नहीं करती। राइट? लेकिन अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स को ये सीधे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती हैं और आपकी स्पीड को 100 टाइम्स बढ़ा देती हैं। राइट? तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा क्वांटम हीलिंग के बहुत सारे ट्रीटमेंट है। तो ये प्रोग्राम जो है हमारा साल भर का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से अगर करोगे तो आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। राइट? तो अब क्या होता है, हम लोगों को जब लोगों को बोलते हैं कि आप ये प्रोग्राम करो, तो उसमें एक डॉक्टर का सपोर्ट होता है, 2 डॉक्टर होते हैं, एक आयुर्वेदिक एक नेचुरोपैथी। कई बार एक ही डॉक्टर होता है जो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी दोनों में प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज योगा कोच, एक डाइटिशियन ऑब्वियसली, और एक हेल्थ काउंसलर, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। राइट? और ये सब करने से, जो मैंने आपको पहले करा था इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये डायग्राम देखिए, बेसिकली ये तना है, उसके ऊपर बीमारी है आपकी कोई भी हो, चाहे कैंसर हो, किडनी फेलियर हो। हाँ, अब किडनी फेलियर किसी का पूरी तरह से किडनी खराब हो चुकी है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने से वो किडनी ठीक नहीं है। राइट? मैं आपको पहले बता दूं, तो सारी बीमारियां रिवर्स नहीं होती, लेकिन अगर कोई
एडवांस स्टेज में भी हैं, जैसे कि किसी को मान लीजिए कि किसी को मान लीजिए मोटापा है, पीसीओडी है, थायराइड है, फैटी लीवर है, हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट डैमेज हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, इस तरह की चीजें, किडनी अगर पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई है, अभी फिल्टर्स काम कर रहे हैं, राइट, तो उन सब चीजों को यहाँ पे रिवर्स किया जा सकता है, राइट। अब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको ठीक करने के लिए जो मैंने एक अप्रोच बना के रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ आगे, राइट, इसको मैं स्किप करके कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ कि अब ये जो आपने पूछा ना कि बीमारी को ठीक करने का रोड मैप क्या होगा, मैंने शुरू में आपको दिखाया था बीमार होने का रोड मैप, अब आपको मैं बता रहा हूँ ठीक होने का रोड मैप क्या होगा। देखिए, ठीक होने का जो रोड मैप है, ठीक उसका उल्टा है। सबसे पहली चीज कि ये थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, कोई पेशेंट, जो पुराना वाला डायग्राम था उसमें लास्ट में लिखा था वेटिंग फॉर डेथ, इसमें क्या हो रहा है, शुरुआत हो रही है वेटिंग फॉर डेथ से। सबसे पहली चीज, एक पेशेंट है, बहुत ही क्रिटिकली इल है, हॉस्पिटल में हो सकता है, आईसीयू में हो सकता है। सबसे पहली बात तो उन लोगों की एडवाइस को सुनना बंद करो जिनकी आप पिछले 20 साल 25 साल से सलाह मान, क्योंकि जिस गाइडलाइंस को, जिस डॉक्टर को, जिस प्रोसेस को आप पिछले 20 साल से मान रहे हो, उसका रिजल्ट है आपकी हेल्थ। क्योंकि अगर वो तरीका सही होता तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसके बाद दूसरी चीज होती है, किसी ऐसे इंसान की एडवाइस लीजिए जो आपकी बीमारी को रूट लेवल से ठीक कर सके, राइट, रूट लेवल से आपकी बीमारी को ठीक कर सके। इसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो मेरा अपना एक अप्रोच है, और भी ऐसे अप्रोच हो सकते हैं, फूड हो गया, आपकी रूटीन हो गया, आपका स्ट्रेस हो गया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करके इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो डैमेज हो गया है वो रिपेयर होना शुरू होगा, ऑर्गन्स फिर से ढंग से काम करना शुरू करेंगे, राइट। और जब ये धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स फिर से काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इसके अलावा बहुत सारे, जो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ट्रीटमेंट, जैसे आपको मैंने बताया था नेचुरोपैथी, क्वांटम हीलिंग के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, आप इन ट्रीटमेंट्स को भी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो रिकवरी की स्पीड है ना, ये बहुत फास्ट हो जाएगी। इसमें मैंने सारे ट्रीटमेंट्स मैंने नहीं ऐड किए हुए हैं, राइट, ये मैंने किसी और चीज़ के लिए डायग्राम बनाया था। और जब आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे ना, कि भाई मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मेरा शुगर ठीक है, कोई टैबलेट नहीं खाता फिर भी मेरे को कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी दिन पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितनी पावरफुल है। और इस तरह से जब आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, आपका वेट है, आपका डाइजेशन है, आपका स्ट्रोक की वजह से जो डैमेज होकर रखा गया है, जो फटीग है, तो ये सब चीज़ें खत्म होने लगेंगी ना, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि इतनी सिंपल सी चीज़, जिसको कि मतलब, जो कि आप अपने आप से बोलेंगे कि हाँ यार, ये चीज़ें तो मैं भी जानता था, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, लेकिन इतनी आसानी से कैसे ठीक हो गया। तब आपका हार्ट भी ठीक हो चुका होगा, आपकी किडनी भी ठीक हो चुकी होगी, आपके जो ब्लॉकेज हैं, जो ब्लॉकेज खुलनी होगी वो खुल जाएगी, जो ब्लॉकेज नहीं खुलनी होगी वहां पे अगल बगल से नेचुरल बाईपास बन जाएंगे, राइट। और क्या होगा, तब आप एक एक पूरी तरह से सिम्टम्स फ्री और डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ठीक उसका उल्टा डायग्राम है, राइट। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बेचने के लिए आया हूँ, राइट। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे आज का ये जो वेबिनार है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको कुछ देने के पहले, हम इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को इनरोल करना चाहते हैं जो हमारे साथ केवल 10 दिन के लिए एक प्रोग्राम के लिए जुड़े, और वो एक्सपीरियंस करके देखें कि जो हम बातें बता रहे हैं, केवल 10 दिन में अगर आप डायबिटिक हैं तो 80% चांस है कि आपकी दवाई छूट जाएगी, राइट। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, अगर आपको कमजोरी होती है, आपको थकान है, आपको नींद नहीं आती, तो ये चीजें फॉलो करके 10 दिन में आपको क्लियर रिजल्ट दिखने लगेगा कि मेरी सेहत में जमीन आसमान का, राइट। और जो हमने इसका नाम रखा था ना, क्विट डायबिटीज मेडिसिन इन 10 डेज चैलेंज, आप सोचिए कि अगर किसी